Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see this is a marathon video in which we are going to complete all the chapters of class 7th social science books exploring society India and beyond. Second part जो है उसको हम देखने वाले इसके सभी चैप्टर का रिवीजन करेंगे. So let us start with chapter number 1, the story of Indian farming. इसके हम नोट्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. So नोट्स में सबसे पहले हम देखेंगे, पहला टॉपिक है इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप. मतलब इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में क्या क्या चीजें दी गई हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर अधिकतर हम लोग समझते हैं खेती से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है. इट इंक्लूड्स फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड अलाइड एक्टिविटीज. 46% जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है. आप समझ सकते हो लगभग आधी आबादी जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करती है. इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चरल फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है. विमेन जो है इस वर्क फोर्स का 46% का बहुत बड़ा एक पार्ट है एग्रीकल्चरल वर्क फोर्स का. नाउ डाइवर्सिटी इंडियन फार्मिंग में अगर हम बात करें तो इंडियन फार्मिंग ऐसा नहीं है कि देश में आप हर जगह जा रहे हो और एक जैसी फसल आपको देखने को मिलेगी. हर जगह पर कैसा क्लाइमेट है, कैसी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग होता है. जैसे वीट फील्ड्स ऑफ पंजाब, राइस फील्ड्स ऑफ केरला, टी गार्डन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सैफरन ऑफ कश्मीर. इट शोज इंडियाज क्लाइमेटिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. नाउ अगर हम पास्ट की बात करें कि हिस्ट्री क्या है फार्मिंग की, तो प्री हिस्टोरिक एग्रीकल्चर. प्री हिस्टोरिक मतलब ऐसा समय जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, रिटन हिस्ट्री नहीं है. तो हमें वहां पर पता चलता है कि राइस जो है मिले हैं गंगा प्लेन से 7th-8th मिलेनियम बीसी के अराउंड के. नाउ बार्ले और मिलेट्स मेहरगढ़ में कल्टीवेट होता था. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ा था उसमें वीट, बार्ले और राइस को उगाया जाता था. इसके हमें अवशेष मिले हैं. अगर हम एशियन टेक्स्ट की बात करें, पुराने जो ग्रंथ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें अर्थशास्त्र है, फिर वृक्ष आयुर्वेदा है, संगम लिटरेचर है. इसमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके की होती है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है. इसमें इरिगेशन, ग्राफ्टिंग कैसे होती है, सीड का ट्रीटमेंट कैसे होता है. बीज ऐसे ही नहीं कि आपने लिया और जाके मिट्टी में बीज को लगा दिया, ऐसे नहीं होता. सीड को ट्रीट किया जाता है, मिट्टी की कैसे केयर की जाती है, ये सब इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है. शोज ये हमें क्या दिखाता है, इट शोज साइंटिफिक एग्रीकल्चरल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया, कि प्राचीन भारत में भी जो कृषि से रिलेटेड साइंटिफिक नॉलेज है उसका हमें वहां पर भी पता चलता है कि तब से ही प्रचलित है इंडिया में. नाउ क्लाइमेट, सीजन और क्रॉप्स. इसमें हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में 7 तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं. अल्पाइन जो माउंटेनियस रीजन है, जहां पर ऊंचाई पर हाई ऑल्टीट्यूड पे जो क्लाइमेट पाया जाता है उसे अल्पाइन कहते हैं. टेम्परेट, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर एरिड, फिर ट्रॉपिकल वेट, सेमी एरिड एंड ट्रॉपिकल. ओके, डिफरेंट क्लाइमेट्स की वजह से हर जगह पर जहां जहां क्लाइमेट अलग है वहां पर क्रॉप्स भी अलग अलग उगाई जाती हैं. ना सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्रीकल्चर में होता है वो मॉनसून. मॉनसून यानी ऐसा समय जब बारिश होती है. इंडिया में मॉनसून जो है इस डायरेक्शन से आता है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं. और ये मॉनसून विंड्स रिट्रीट होती है, जब वापिस आती है तो इस डायरेक्शन से आती है. तो इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इसीलिए इसे नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न विंड कहते हैं, मॉनसून विंड है ना. ये मैंने सब चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है. तो साउथ वेस्ट ये वाली जो विंड्स है ये जून से सितंबर में आती है, खरीफ क्रॉप के लिए बहुत जरूरी होती है. और नॉर्थ वेस्ट जो मानसून होती है अक्टूबर से दिसंबर के समय में आती है, और ये सदर्न कोस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल की. तो जब ये विंड्स यहाँ से आती है तो यहाँ से पानी में मॉइस्चर लेते हुए इधर सदर्न कोस्ट जो है तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पर बारिश करती है. सो मानसून से जो रेनफॉल होता है यही डिटरमाइन करता है कि एग्रीकल्चर का सक्सेस कैसा रहेगा. मतलब अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी. अधिकतर इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है, बारिश पे ही निर्भर होती है. क्रॉपिंग सीजन की बात करें इंडिया में तो पहला है खरीफ सीजन. खरीफ क्रॉप्स मानसून सीजन में उगाए जाते हैं जून जुलाई के आसपास, और इनका हार्वेस्टिंग कब होता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में. एग्जाम्पल है इसके राइस, मेज, ग्राउंडनट एंड कॉटन. रबी क्रॉप्स विंटर के समय में उगाई जाती है. इनका उगाने का जो समय होता है अक्टूबर से नवंबर होता है, इनको मार्च से अप्रैल में कट किया जाता है. वीट, बार्ले, मस्टर्ड. इसको मैंने याद करने का क्या ट्रिक बताया था, किस किस बच्चे ने वीडियो में देखा है मुझे यहाँ पर टाइप करके बताइए ना, जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया उसमें. जायद क्रॉप्स क्या होती हैं, जो विंटर और समर, इनके मतलब समर क्रॉप्स से पहले ही जो खरीफ क्रॉप हमने देखा ना, तो खरीफ और रबी
के बीच में ये आता है, ठीक है, बिटवीन रबी एंड क्रॉप। एग्जाम्पल खरीफ एग्जाम्पल है वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ओके। सो इसे हम कहते हैं जायद क्रॉप। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल, द फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी कि पौधा आपको लगाना है, तो जब तक आपकी मिट्टी ही नहीं है तो आप कैसे, फाउंडेशन ही नहीं बनेगी, है ना, बेस ही नहीं है। मिट्टी ही सबसे बड़ी हम कहते हैं एक नींव है किसी भी फसल को लगाने का। तो सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी बनती कैसे है, इसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो गर्मी के कारण, धूप के कारण, बहुत ज्यादा ठंड के कारण, हवा के कारण छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं बड़े पत्थर। अब ये टूटने की प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती, बहुत साल में होती है। इसी को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। ये जो मिट्टी के पत्थर के छोटे छोटे कण हैं इतने बारीक हो जाते हैं कि ये मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होती है मिट्टी में, मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, एयर होता है और वाटर होता है। ह्यूमस क्या होता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स के डेड डिकेज, प्लांट की कोई प्लांट खत्म हो गया है, सूख गया है, उसके पत्ते सूख गए हैं, मिट्टी में मिल रहे हैं, फिर वो जो सड़कर बनते हैं वही ह्यूमस होता है, ओके। ह्यूमस से सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है, इसलिए आपने देखा होगा सूखे पत्ते वगैरह गार्डन में बिछाए जाते हैं जहां पे पौधे लगाने हैं, क्योंकि उससे ह्यूमस क्रिएट होता है। मेजर सॉइल टाइप्स क्या है इंडिया की, एलुवियल सॉइल, ये बहुत फर्टाइल होती है और राइस और वीट के क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। ब्लैक सॉइल जो होता है इसमें कॉटन अच्छे से ग्रो होती है। ब्लैक और कॉटन सॉइल, ये आप हमेशा याद रखना, देखो कॉटन एकदम व्हाइट होता है ना, और ये ब्लैक सॉइल में उगता है, तो ऐसे आप लिंक करोगे तो याद रहेगा। ये मॉइस्चर रिटेन करती है ब्लैक सॉइल, इस वजह से इसमें कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। फिर रेड सॉइल जो है रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें आयरन होता है, इसकी वजह से ये रेड दिखता है और फर्टाइल होता है। लेटराइट सॉइल होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से बनता है, ये ब्रिक्स जैसा, ऐसा क्रैक्स जैसा आपको पार्ट्स में दिखेगा। देन डेजर्ट सॉइल जो सैंडी, रेत वाली जो मिट्टी होती है, इसकी फर्टिलिटी बहुत लो होती है, इसमें फसल अच्छी नहीं उगती। माउंटेन और अल्पाइन सॉइल जो थिन होती है, रॉकी होती है, क्योंकि ये माउंटेन की एजेस पे होती है, तो बहुत पतली सी लेयर होती है मिट्टी की, थिन होती है और इसमें कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं ना, रॉकी लेयर होती है मिट्टी की, तो उसे हम कहते हैं एल्पाइन या माउंटेन सॉइल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सॉइल टाइप इन्फ्लुएंसेस क्रॉप सिलेक्शन, किस तरीके की मिट्टी है ये डिसाइड करती है कि क्रॉप किस तरीके का वहां पर उगाया जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सो नर्चरिंग द सॉइल, सॉइल को हम नर्चर मतलब उसको पोषक तत्व कैसे देते हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, एक खेत है उसमें एक ही तरीके की अगर आप फसल उगा रहे हो तो ये सेम पौधा अगर आप हमेशा इस खेत में लगा रहे हो तो सेम तरीके की न्यूट्रिशन मिट्टी से लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा, और इससे क्या होगा, वो जिस तरीके के न्यूट्रिएंट्स ले रहे मिट्टी में से वो खत्म होने लग जाएंगे। तो फार्मर्स क्या करते थे, क्रॉप को रोटेट करते थे, कभी कोई फसल लगा दी, कभी कोई फसल, तो न्यूट्रिएंट्स इसमें बैलेंस रहते थे, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग मतलब कि एक साथ खेत में एक फसल ना लगाते हुए एक से ज्यादा फसलें लगा रहे हैं। फिर कॉन्टोर प्लाइंग मतलब कि जैसे कि ये खेत है इसके किनारे पर भी चीजें उगा रहे हैं, ताकि अगर मिट्टी बहकर जा रही है या यहाँ पर पेड़ लगा दिए, इसके इस तरफ अगर रेत है तो ये पेड़ की जड़ें उसको रोकती हैं कि मिट्टी इधर ना आए, ठीक है। तो कॉन्टोर प्लाइंग। फिर ऑर्गेनिक मैन्योर, जो जैविक खाद होती है, नेचुरल जो खाद होती है उससे खेत में डाला जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो ये सब हमने देख लिए ट्रेडिशनल मेथड्स, है ना। अब हम मॉडर्न मेथड्स देख लेते हैं कि सॉइल को कैसे नर्चर किया जाता है। आजकल अगर हम बात करें तो टेरेस फार्मिंग, मैंने बताया था कि जैसे माउंटेन एरिया है तो वहां पर टेरेस जैसा हम क्रिएट कर देते हैं और उसके ऊपर खेती की जाती है। मल्चिंग, जो भी डेड डिकेज होते हैं प्लांट के या एनिमल बॉडीज जो है वो मिट्टी में मिलकर जो खाद का काम करती है, तो मल्च हम क्रिएट करते हैं सॉइल में। देन साइंटिफिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन का अपोजिट, कि कोई एरिया है वहां पर जितने पेड़ पौधे हैं उसको आप कट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। अगर हम पौधे लगाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं अफोरेस्टेशन। इसका गोल क्या है, प्रिवेंट करना सॉइल इरोशन को और मेंटेन करना सॉइल की फर्टिलिटी को। जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ की जड़ें क्या है, उस जगह की मिट्टी को बांध लेती है, और बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, तो उस समय में मिट्टी बहती नहीं है ना, मिट्टी लूज नहीं होती है। तो अगर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो इससे सॉइल इरोशन कंट्रोल होता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। अब आगे देखते हैं। सो वाटर से रिलेटेड एग्रीकल्चर में दो कॉन्सेप्ट है, एक है रेन फेड मतलब कि ऐसी खेती, ऐसा एग्रीकल्चर जो बारिश पे पूरी तरीके से निर्भर है। दूसरा है इरिगेटेड एग्रीकल्चर। रेन फेड में क्या होता है, एंटायरली डिपेंड ऑन रेनफॉल, और इसमें सूखे का खतरा रहता है, रिस्क रहता है, क्रॉप फेलियर का खतरा रहता है, बारिश। सेकेंड है इरिगेटेड एग्रीकल्चर। देन इरिगेटेड में क्या होता है कि हम जो आर्टिफिशियल वे है, जैसे कैनाल से, वेल से, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, इससे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। खेती में हम सिंचाई के लिए अलग से साधन बनाते हैं, इसमें मानसून पे ज्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। मॉडर्न इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ड्रिप इरिगेशन है। मैंने चैप्टर में अच्छे से बताया थी कि जैसे प्लांट है तो प्लांट की जो जड़ें हैं
वहां पर बूंद बूंद करके जब हम पानी देते हैं एग्जैक्ट जड़ों में, है ना, वाटर डायरेक्टली टू रूट्स, तो उसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है आर्टिफिशियल रेन की तरह, इस तरीके से स्प्रिंकलर्स होते हैं जिसमें से फुहारे की तरह पानी जो है पूरे खेत में चारों तरफ फैलता है। ओके, जैसे आर्टिफिशियल रेन की तरह ये फील होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसमें सीड्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो पहला है ट्रेडिशनल सीड प्रैक्टिसेस, मतलब पहले किस तरीके से सीड्स को बचा कर रखा जाता था, सीड प्रिजर्व्ड बाय फैमिलीज। जैसे इस साल कोई फसल हुई तो उसी में से हमने अगले साल के लिए बीज कैरी फॉरवर्ड कर लिया, मतलब सेव करके रख लिया, उसको बीज अमृत बोलते हैं। बीज अमृत के थ्रू प्रोटेक्शन करके सीड को सेव कर लिया नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्हीं बीजों को अगले साल खेतों में लगा दिया। अब मॉडर्न सीड्स टेक्निक में क्या होता है, HYV सीड्स यूज होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। इन वैरायटी के सीड्स को जब हम यूज करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होती है, लेकिन इसके बेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब इसके ऊपर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इससे जो किसान है ये HYV सीड्स को आगे के साल के लिए प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते, तो उन्हें अगले साल भी क्या करना पड़ता है, कंपनीज के पास जाना पड़ता है सीड खरीदने के लिए, यानी कि डिपेंडेंस है, हर साल बीज के ऊपर उनको खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये कंपनीज पे डिपेंडेंस क्रिएट करती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस कॉन्टेम्पररी एग्रीकल्चर। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड की हम बात करें जो पहले से चलती आ रही है, इसमें नेचुरल मैन्योर, ये जो प्राकृतिक खाद होती है वो यूज होती है। फैमिली के मेंबर्स ही एज अ लेबर वर्क करते हैं, खेत में जो काम होता है वो एक ही फैमिली के, उसी फैमिली के मेंबर्स पूरा कर लेते हैं, बाहर से ज्यादा लेबर लाने की जरूरत नहीं होती है। इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज होती है। इसके एग्जाम्पल्स दिए मैं, कुलागर सिस्टम जैसे गोवा में प्रैक्टिस होता है, गो कृषि, काउ बेस्ड फार्मिंग, हमने एग्जांपल्स इसके पढ़े थे। नाउ सस्टेनेबल पाथवे क्या है, सस्टेनेबल मतलब आप समझते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल मींस कि आज की जरूरतों को तो हम पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम सोच रहे हैं और चीजों को जुडिशियसली अच्छे से यूज कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम नेचुरल वे से खेती करें, नीम बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज करें, पेस्टिसाइड्स यूज करें। ऐसा नहीं कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उससे अभी तो अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन मिट्टी की उपज करने की जो एक क्षमता होती है वो कम होती जा रही है, तो फ्यूचर जनरेशन को उससे प्रॉब्लम होगी। तो हमें ऐसा इस तरीके से एनवायरमेंट को, इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए कि सस्टेनेबल वे हो, है ना। देन कंबाइनिंग ट्रेडिशनल विजडम विद मॉडर्न साइंस, जो हमारी जो पहले से परंपरा चलती चली आ रही है उसमें जो भी अच्छी चीजें हैं उसको हमें मिक्स करके यूज करना चाहिए, किसके साथ, मॉडर्न साइंस के साथ। जैसे सिक्किम का हमने एग्जांपल पढ़ा था, 100% ऑर्गेनिक स्टेट है वो, वहां पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है। इसका गोल क्या है कि बैलेंस बनाकर रखना। सस्टेनेबल अगर कोई चीज है तो बैलेंस होगी किस चीज में, प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट का भी ध्यान देंगे और प्रोडक्टिविटी भी साथ साथ देखी जाएगी, मतलब एक चीज के बेनिफिट के लिए दूसरे को नुकसान नहीं करना है। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्रॉप का इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट देती है कि अगर क्रॉप को कोई हानि हो रही है, फसल नुकसान हो रही है तो इसके लिए इंश्योरेंस होता है। वेदर फोरकास्ट करना, जैसे हमने IMD के बारे में पढ़ा था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये पहले से जो फार्मर्स हैं उनको फोकस करके बताती है कि बारिश कितनी होने वाली है, कब से शुरू होने वाली है, बाकी की चीजें, है ना। फिर MSP मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि मान लो किसान ने प्याज की खेती की, अब प्याज की जो खेती है उसके प्राइसेस मार्केट में बहुत कम हो गए, क्यों, क्योंकि सभी किसानों की प्याज की खेती बहुत ज्यादा हुई है, अच्छी फसल हुई है, तो जो ज्यादा मात्रा में उसके प्राइस तो मार्केट में कम मिलेंगे। अब इतने कम प्राइस हो गए कि किसान ने जितना उसको फसल को लगाने में लगा था पैसा, उससे भी कम प्राइस हो रहा है, तो किसान को तो लॉस हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, किसान को फसल लगाने से पहले ही MSP अनाउंस कर देती है कि मान लो कि खेती कितनी भी हो तो हम इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपसे इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, किसान को एक फिक्स रहता है कि चलो कितना भी प्राइस कम होगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट से हमें मिल जाएगा, लेकिन पूरी क्वांटिटी के लिए नहीं, कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी के लिए। फिर है इसमें गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि जो भी उपज है उसको हम लंबे समय के लिए संभाल कर रख सके, राइट। डिजिटल मार्केट्स प्रोवाइड करती है, तो ये सब काम होता है गवर्नमेंट का। अब आजकल के जो हमारे किसान है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। जैसे आप अमेरिका वगैरह के या कहीं के आप वीडियोस देखते होंगे तो वहां जो जमीन के ट्रैक्ट्स हैं, लैंड है, वो बहुत बड़े बड़े आपको दिखते होंगे फील्ड्स। लेकिन अपने यहाँ पर जैसे सिस्टम है कि हम 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों में जमीन को आधा बांट दिया, फिर उनके बच्चे हो गए 2-2 तो
फिर इनके 4 टुकड़े हो गए। तो जमीन छोटी छोटी होती चली जा रही है, लैंड होल्डिंग कम है, तो इसमें आप कोई मॉडर्न टेक्निक ज्यादा यूज नहीं कर सकते, है ना। क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव हो रहा है। डेट एंड लोन्स, जैसे खेती करने के लिए किसान ने लोन लिया, पैसा लिया किसी से, अब खेती जो फसल है वो नुकसान हो गई, तो किसान तो और ज्यादा कर्ज में चला जाएगा, राइट। मशीनरी के कॉस्ट इतने हाई हैं, फिर वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी है, तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है जो किसान फेस करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। सो इंडियन एग्रीकल्चर ब्लेंड्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। क्लाइमेट, सॉइल, वाटर डिटरमाइन क्रॉप पैटर्न्स, किस जगह का क्रॉप पैटर्न कैसा होगा ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, सॉइल पे और वाटर पे। सस्टेनेबल फार्मिंग जो होती है वो जरूरत है कब की, फ्यूचर की, फ्यूचर में यही काम आने वाला है। फार्मर्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है ताकि जो भी चैलेंजेस हमने अभी पढ़े उससे वो ओवरकम कर सके। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, इट्स समरी। नाउ वी विल सी क्वेश्चंस। सो 1 मार्क वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिस शीट वगैरह लेते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप मैसेज करेंगे तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर हम अभी दो चार हर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है क्या, फार्मिंग ओनली, एनिमल हस्बेंड्री ओनली, फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव। एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मिंग नहीं आता, उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। अलाइड क्या होता है, इनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज भी इसका पार्ट होती है। फिर है साउथ वेस्ट मानसून, जो है मेनली अफेक्ट करता है किस क्रॉप को, सो खरीफ क्रॉप को। खरीफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन मानसून रेन्स दैट अराइव बिटवीन जून एंड सितंबर। ओके, एक और देख लेते हैं 1 मार्क का, फिर 2 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे। विच सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल किस नाम से जानी जाती है, तो ब्लैक सॉइल। तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉटन और ब्लैक, आप ये लिंक करके रखना, गलत मत करना। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर भी कहते हैं, बड़ी क्लासेस में आप जानेंगे रेगुर सॉइल। तो ये क्या है, कॉटन व्हाइट होता है और ब्लैक सॉइल में अच्छा उगता है, तो इसे आप लिंक करके याद करोगे। ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर एंड इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। अब हम 2 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, जैसे पहला है व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि सॉइल में बनता है डिकम्पोज होकर, क्या प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे ये ह्यूमस बनता है। देन 3 हमें क्रॉपिंग सीजन बताने हैं इंडिया के, तो कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन, खरीफ, राबी एंड जायद। जायद जो सीजन है हमने पढ़ा था, ये खरीफ और राबी सीजन के बीच में आता है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज रेन फेड एग्रीकल्चर, तो जो पूरी तरीके से एंटायरली डिपेंड हो रेनफॉल पे। व्हाट इज इरिगेशन, एक और देख लेते हैं। सो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। अब हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2। पहला है व्हाई इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। एग्रीकल्चर इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड फूड्स फॉर पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसमें लगभग आधी जनसंख्या जो है इंडिया की वो इसमें वर्क करती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर फील्ड में, और ये जीडीपी में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स मेनी अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि लाइव स्टॉक, फिशरीज। ओके, नाउ 4 मार्क का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, तो पहला इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉनसून इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो मॉनसून प्रोवाइड करते हैं रेनफॉल, इट इज एसेंशियल फॉर क्रॉप ग्रोथ, एंड साउथ वेस्ट मॉनसून जो है खरीफ क्रॉप को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है सदर्न इंडिया को बेनिफिट पहुंचाते हैं, एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स हैवीली ऑन टाइमली मॉनसून रेन्स। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर। नाउ लेट अस जस्ट सी सेकंड चैप्टर नोट। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा इंडिया एंड हर नेबर्स। ओके, तो इसके नोट्स देख लेते हैं, देन वी विल सी द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले है फ्रेमिंग द नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस क्या है। तो सबसे पहले नेबर होता क्या है। सो नेबर इज नॉट ओनली अ कंट्री दैट शेयर्स लैंड बाउंड्री, ऐसा नहीं है जो हमारे साथ जमीन से जुड़े हुए हैं, लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वही हमारे नेबर हैं, बल्कि इसके अलावा मैरीटाइम, जो सी से कनेक्शन है, ऐसे भी हमारे नेबर्स हैं जिनके साथ हम कल्चरल तौर पे जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति मैच होती है, ट्रेड यानी व्यापार का इतिहास रहा है, हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, मतलब इतिहास से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके के भी नेबर्स होते हैं। सिर्फ लैंड बाउंड्री से कनेक्ट होने से ही नेबर नहीं होते हैं। सो इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो टोटल लैंड बाउंड्री है 15,100 किलोमीटर। ये कहाँ से होकर जाती है लैंड बाउंड्री, डेजर्ट से, प्लेन एरिया से, फॉरेस्ट से, माउंटेन से, रिवर वैली से। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैरीटाइम नेबर्स। मैरीटाइम यानी पानी के रास्ते से जो रिलेटेड है। सो कंट्री कनेक्टेड थ्रू अ शेयर्ड सी और ओशन, जो सी और ओशन के थ्रू कनेक्ट हो उन्हें हम मैरीटाइम नेबर्स कहते हैं। सो इवन इफ नो लैंड बॉर्डर एग्जिस्ट, लैंड से कनेक्ट नहीं है फिर भी हम इन्हें नेबर कह रहे हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट एंड इंडियन ओशन ऑन साउथ। तो इधर हमारे है अरेबियन सी, इधर हमारे है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है इंडियन ओशन। ओके, सो अब हम एक एक करके देखते हैं कि इंडियन ओशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो साउथ में इंडियन ओशन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो की फैक्ट्स देखो तो इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिप्स पास थ्रू इट। सोचो दुनिया की
हम बोले अगर शिप जो होती है, कंटेनर शिप जो होती है, जो व्यापार के लिए जा रही है, सामान ले जा रही है, वो इस इंडियन ओशन से पास होती हैं। तो 2/3 ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेड हेयर, पूरी दुनिया में अगर 3 हिस्सा ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसका तीसरा 2 हिस्सा तो यहीं से इंडियन ओशन से होकर जा रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कनेक्ट कंट्रीज विद 2.7 बिलियन पीपल, है ना। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडियन ओशियन का। इंडिया की जो मैरीटाइम पोजीशन है कि समुद्र में अगर हम देखें तो इंडिया की क्या पोजीशन है, तो अगर कोस्ट लाइन की बात करो, जो हमारे लैंड ये बॉर्डर्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं समुद्री, तो वो 11,100 किलोमीटर है। पेनिनसुलर शेप है, पेनिनसुलर यानी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो 3 तरफ से इंडिया क्या है, पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण मेजर सी रूट्स यहाँ से जाते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लोगों दूसरी जो कंट्रीज है उनके, हम स्ट्रेटेजिकली बात करें, राजनीतिक तौर पर बात करें या एक इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है। ट्रेड के एडवांटेज है, डिजास्टर रिलीफ कैपेबिलिटी है, किसी भी कंट्री में, आसपास की कंट्री में कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो हम आसानी से उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीजनलिज्म। रीजनलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, नेबर्स जो है आपस में मिलकर काम करते हैं, प्रमोट करते हैं पीस, स्टेबिलिटी एंड शेयर डेवलपमेंट। तीसरा, अगर हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी लैंड नेबर्स को समझना, तो लैंड बेस्ड नेबर्स है इंडिया एंड चाइना। ज्योग्राफी जो है ये हिमालय से सेपरेटेड है। इंडिया का आप नदन पार्ट देखोगे तो इधर यहाँ पर चाइना है और यहाँ हमारे हिमालय माउंटेन रेंजेस है। तो ये माउंटेन रेंजेस जो है ये सेपरेट करते हैं दोनों कंट्री को। बॉर्डर अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ये सारी स्टेट से होकर इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स होते हैं, और लद्दाख भी, है ना। कल्चरल लिंक दोनों कंट्री के बीच में बात करो तो बुद्धिज्म जो है वो ट्रैवल हुआ इंडिया से चाइना में 1st सेंचुरी सीई के अराउंड। चाइनीज मॉन्क्स जो है फाहियान, वैनसांग, ये इंडिया विजिट किए। इंडियन मॉन्क्स की अगर हम बात करें, बोधि धर्म, कुमारजीवा, तो ये इंडियन मॉन्क्स थे। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना में, आयरन ओर, केमिकल्स, कॉटन यार्न्स, और इंपोर्ट क्या करते हैं हम चाइना से, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। सो ट्रेड बैलेंस जो है ये चाइना के फेवर में है। हम चाइना से सामान ज्यादा मंगाते हैं और इंडिया से सामान कम ऑर्डर करते हैं, ठीक। नाउ अब इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो हिस्टोरिकली बैकग्राउंड यहाँ पे लिंक है, क्योंकि पहले दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे। 1947 में पार्टीशन हुआ, बहुत सारे वॉर्स हुए, जैसे 1948, 65, 1961 और कारगिल वॉर 1999 में हुआ। शेयर्ड कल्चर है दोनों कंट्रीज के बीच में, लैंग्वेजेस शेयर होती हैं, क्विजीन शेयर होते हैं, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, ये सारे बहुत सारी चीजें जो है लिंक है। देन करतारपुर कॉरिडोर हमने देखा था कि वीजा फ्री एक्सेस है, बिना वीजा के आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। पिलग्रिम्स विजिट करते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब, है ना, जो वहां पर है, तो यहाँ पे बिना वीजा के जा सकते हैं। ये गुरु नानक देव जी से कनेक्टेड है। नाउ इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है 1971 में इंडिपेंडेंट हुआ। पहले ये पाकिस्तान का ही पार्ट था, है ना, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। बॉर्डर कौन कौन से हैं इंडिया के जो बांग्लादेश से कनेक्टेड हैं, सो वेस्ट बंगाल कनेक्ट है, आसाम कनेक्ट है, मेघालय कनेक्ट है, त्रिपुरा कनेक्ट है और मिजोरम कनेक्ट है। शेयर्ड रिसोर्सेज, दोनों कंट्री के बीच में कौन से रिसोर्सेज शेयर होते हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इंडिया से होकर और तब इस तरीके से बांग्लादेश में जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां पर मिलते हैं तो इस नदी का नाम बांग्लादेश में मेघना नदी होता है। सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पर है, सो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं साइक्लोन से, जैसे समुद्र के किनारे ये फॉरेस्ट है तो समुद्र की जो ऊंची लहरें होती हैं उसको ये फॉरेस्ट झेल लेते हैं और आगे साइक्लोन्स वगैरह जो है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है तो बड़े लेवल पे साइक्लोन्स आने लग गए हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है इम्पैक्ट कर रहा है इस रीजन को। इंडिया और नेपाल की अगर हम बात करें तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, मतलब बिना वीजा के आप जा सकते हैं, फ्री मूवमेंट होता है लोगों का। 1950 की ट्रीटी यानी संधि, जब दो देश आपस में मिलकर और कुछ समझौता करते हैं तो उसको ट्रीटी कहते हैं। शांति और फ्रेंडशिप के लिए ट्रीटी साइन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसमें क्या क्या हुआ, एक तो ट्रेड में कोऑपरेट करेंगे, व्यापार में, और दूसरा डिफेंस में कोऑपरेट करेंगे। कल्चरल टाइज है नेपाल के साथ हमारे, जैसे कि मंदिर है, पशुपतिनाथ टेम्पल, शेयर्ड फेस्टिवल्स हैं, दशायन, तिहार, होली, ये फेस्टिवल्स वहां भी मनाए जाते हैं। तो इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब हम इंडिया और भूटान की बात करते हैं। सो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। मेन कोऑपरेशन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया वहां पर बना रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, और भूटान से हमें क्या मिल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ कल्चरल लिंक जो है वज्रयान बुद्ध,
सो वज्रयान बुद्धिज्म, गुरु पद्म संभव, तो ये सारे कल्चरल लिंक्स है। नाउ यूनिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो भूटान में एक कॉन्सेप्ट है GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, मतलब लोग खुश कितने ज्यादा हैं। तो ये एक स्केल है वहां पे मेजर करने का, मतलब एक कुछ डेटा के बेसिस पे वो देखते हैं। ये फोकस करता है कि सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर नीड ऑल्सो आफ्टर सेटिस्फाइंग द प्रेजेंट डिमांड और नीड्स। फिर गुड गवर्नेंस के बारे में कि वहां पे जो सरकार की शासन व्यवस्था है वो कितने अच्छे से चल रही है, और कल्चर। तो ये सारी चीजों को गुड गवर्नेंस, ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के इंडेक्स में रखा गया है। नाउ इंडिया एंड म्यांमार की बात करते हैं। इंडिया एंड म्यांमार की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए गेटवे की तरह काम करता है। मतलब जैसे आप अगर इंडिया का इधर नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, इस तरीके से कुछ है ना, तो यहाँ पर म्यांमार है और ये नॉर्थ है, और ये इधर क्या है, साउथ है, इधर ईस्ट है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं, यहाँ जो कंट्रीज है, इंडोनेशिया हो गए, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, तो इधर इन कंट्रीज को एक्सेस हम कहाँ से कर पाते हैं, ये म्यांमार के थ्रू या सी वेज के थ्रू। तो म्यांमार को भी क्या कहा जाता है, गेटवे कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। यहाँ पर हम म्यांमार के साथ लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं और मैरीटाइम बाउंड्रीज भी शेयर करते हैं, मतलब समुद्र के रास्ते से भी कनेक्ट है और लैंड बॉर्डर से भी कनेक्ट है। जैसे बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये जो हमारे स्टेट्स हैं ये कनेक्ट करते हैं म्यांमार को। नाउ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ है म्यांमार के साथ। इससे ट्रेड बूस्ट हुआ है और कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है। इंडिया ने रीस्टोर किया है आनंद टेम्पल, जो बगान जगह है म्यांमार में, वहां पर। इंडिया और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल रूट से, जिसे उत्तर पथ आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, तो ट्रेड रूट या ये इससे कनेक्टेड है, और कल्चरल पास्ट जैसे गंधारा सिविलाइजेशन है, बामियान बुद्धास है, तो ये डिस्ट्रॉय हुआ है। ये वाला जो टेम्पल है, ये जो स्टैचू है 2001 में ये डिस्ट्रॉय हुआ है। मॉडर्न आज के समय की अगर हम मॉडर्न कोऑपरेशन की बात करें तो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको बनाने में इंडिया हेल्प कर रहा है। जरांज दिलाराम हाईवे जो है उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं श्रीलंका के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है। तो अब हम मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका जो है सेपरेट होता है इंडिया से पार्क स्ट्रेट के थ्रू। ये क्लोजेस्ट पॉइंट है इंडिया का, 32 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ पर। कल्चरल लिंक की बात करें तो बुद्धिज्म जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ महेंद्र और संघमित्रा, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अशोका के ये बच्चे हैं, इन्होंने भेजा था एज अ, मतलब कि धर्म को फैलाने के लिए वहां पर, उसके बारे में बताने के लिए। रामायणा के थ्रू भी कनेक्शंस एस्टैब्लिश हुए श्रीलंका के साथ। चैलेंजेस क्या क्या है, सिविल वॉर के बारे में हमने पढ़ा था जो 1980s और 2010 में हुआ था। तमिल माइग्रेशन टू इंडिया, वहां पर जो तमिलियन लोग थे ना, तो भाषा के वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे सिन्हालीज और तमिल, ये दो लैंग्वेजेस है, तो सिन्हाली वहां मेजोरिटी में थे और तमिल जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में थे। तो जिस वजह से सिविल वॉर हुआ था और इन लोगों को इंडिया में माइग्रेट करना पड़ा था, है ना। तो जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, तमिलनाडु कोस्ट है, वहां पर लोग माइग्रेट किए, तो इस वजह से सिविल वॉर में भी। तो ये कुछ चैलेंजेस इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बीच में है। नाउ मालदीव्स की अगर हम बात करें तो ये 1100 प्लस आइलैंड कंट्री है, मतलब इसमें आइलैंड से बना हुआ है ये कंट्री, छोटे छोटे आइलैंड से 1100 से ज्यादा। 103 किलोमीटर है फ्रॉम मिनिकॉय लक्षद्वीप आइलैंड, जैसे इंडिया का यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, तो इससे 130 किलोमीटर की दूरी पे है। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करो तो साउथ इंडियन क्विजीन्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। फिर द्विवेही वहां की लैंग्वेज है, उसके रूट्स जो है संस्कृत और तमिल लैंग्वेज से है। क्लाइमेट रिस्क, जैसे समुद्र का लेवल राइज हो रहा है, तो जिसके कारण, क्योंकि ये आइलैंड नेशन है तो समुद्र का स्तर ऊंचा होगा तो इनके डूबने का खतरा रहता है। हाईली वल्नरेबल आइलैंड नेशन है ये। इंडिया ने हेल्प किया है बहुत बार, जैसे 2004 में सुनामी आई थी, 2014 में वाटर क्राइसिस हुए थे मालदीव्स में, तो तब इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प की थी। थाईलैंड, हम कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखते हैं, जैसे द्वारावती फ्रॉम द्वारका, अयोध्या फ्रॉम अयोध्या, किंग्स नेम्ड रामा, राम 10। तो ये आप देखो कि किस तरीके से जो हमारे महाकाव्य है, महाभारत है ना, वहां से द्वारका नगरी फेमस है, द्वारका के बारे में हम जानते हैं। अयोध्या के बारे में रामायण से जानते हैं। राम हमारे यहाँ पर भगवान है, तो उनके यहाँ पर जो राजाओं के नाम होते हैं इस तरीके से रखे जाते हैं, जगह के नाम रखे जाते हैं, तो ये कल्चरल लिंक दिखता है। ट्राइलेटरल हाईवे की अगर हम बात करें तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, IMT बोलते हैं इसे। अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का यहाँ पर, तो यहाँ से म्यांमार से और यहाँ थाईलैंड है, तो इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, IMT, ये एक ट्राइलेटरल हाईवे है, जिससे कि ट्रेड यानी व्यापार बढ़ा है और इम्प्रूव कनेक्टिविटी, इन कंट्रीज के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। थाईलैंड
ठीक है, अब मलेशिया के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ब्राह्मी बेस स्क्रिप्ट्स देखने को मिले हैं, श्री विजय किंगडम, तो ये नाम वगैरह से एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। 9% जो पॉपुलेशन है वहां पर वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडिया के लोग ही कभी ना कभी वहां जाकर और बस गए हैं। ट्रेड हम जो मलेशिया के साथ करते हैं वो पाम ऑयल का, IT का और एनर्जी का। देन नेक्स्ट सिंगापुर। सिंगापुर का मतलब है सिंगापुरम, लायन सिटी से ये नाम आया है। तमिल सिटी, तो सिंहपुरम, ये इस तरीके के नाम हमारे यहाँ पर होते हैं। सो तमिल जो है वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां पर। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ कल्चर जो लैंग्वेज है या कल्चर जो है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सेक्टर्स में हमारे लिंक्स हैं उनके साथ। नाउ इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ये आर्कीपेलेगो है, मतलब 17,000 प्लस आइलैंड से ये कंट्री बनी हुई है। एंशियंट लिंक जैसे नालंदा, मुआरा, जाम्बी कनेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं वहां पर। बोरोबुदुर स्तूपा है, गरुड़ सिंबल है, ये सारे हमारे जो पुराण है, जो हमारे टेक्स्ट हैं या हमारे जो महाकाव्य वगैरह हैं उनसे जुड़े हुए हैं, है ना। देन कोऑपरेशन अगर हम बात करें तो जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं दोनों। फिर डिजास्टर रिलीफ, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें हम कोऑपरेट करते हैं जो भी हमारे आसपास के नेशन है, क्लाइमेट रिस्पॉन्स में, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो ये चैप्टर हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक दो। तो फर्स्ट 1 मार्क वाले हैं, इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? 10,000, 12,500, 15,100 या 18,000? 15,100, ये हमने चैप्टर में देखा था, मेंशन किया हुआ है। डाइवर्स लैंडस्केप है इसमें। फिर ओशियंस अराउंड इंडिया, इंडिया ऑन साउथ, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या आर्कटिक ओशन। तो इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में है। इंडिया एक्सटेंड्स इनटू इंडियन ओशन, इंपॉर्टेंस फॉर ट्रेड रूट्स। फिर बुद्धिज्म चाइना के अराउंड कब रीच हुआ? फर्स्ट सेंचुरी सी, 5th सेंचुरी, 10th सेंचुरी या 15th सेंचुरी? तो इसका आंसर हमने देखा था फर्स्ट सेंचुरी सी, थ्रू ट्रेड एंड पिलग्रिमेज। देन करतारपुर कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट करता है इंडिया को किसके साथ? पाकिस्तान, है ना। सो अलाउ पिलग्रिम्स टू विजिट गुरुद्वारा दरबार साहिब विदाउट वीजा। नाउ अब हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज मेंट बाय मैरीटाइम नेबर? मैरीटाइम नेबर होते हैं कंट्री कनेक्टेड थ्रू शेयर्ड सी और ओशन इवन विदाउट लैंड बॉर्डर। व्हाई इज इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडियन ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। दो कल्चरल लिंक्स बताने इंडिया और चाइना के बीच में, तो एक तो बुद्धिज्म और दूसरा मॉन्क्स जो है ट्रैवल किए, जैसे कि वैनसांग, एक और नाम हमने देखा था फाहियान, है ना। तो ये कुछ है। अब हम 3 मार्क वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ एशिया। तो सबसे पहले इंडिया का सेंट्रल पोजीशन है इस रीजन में, और इंडिया जो है सी से सराउंडेड है 3 साइड से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर, है ना, ये हमने देखा था। फिर इंपॉर्टेंट सी रूट का एक्सेस इंडिया को है। देन एक्सप्लेन ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर एंड केमिकल्स और इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रेड इम्बैलेंस है और किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में है। सो ये 3 मार्क के 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। 4 मार्क के देखते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अब 4 मार्क का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ ज्योग्राफी शेप्ड इंडियाज रिलेशन विद नेबर्स। तो सबसे पहले शेयर्ड माउंटेन्स हैं, जिसमें हिमालयाज हमने पढ़े थे। शेयर्ड रिवर्स हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र हमने पढ़ा था। जो दोनों ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां कहाँ जाती है? बांग्लादेश में, और वहां पर ये दोनों मिलकर क्या बनती है? मेघना नदी बनती है। शेयर्ड सीज हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो, मैंने शॉर्ट पॉइंट इसलिए रखे हैं कि 4 पॉइंट्स आपको याद रहे। बाकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से ट्रेड रूट्स जो है बहुत सारा एक्सेस होता है इंडिया को। तो क्या एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की इंडियन ओशन में। तो ये सारे पॉइंट्स आप बढ़ा कर लिख सकते हो। इंडिया और चाइना के रिलेशन आपको डिटेल में बताने, तो एक तो हिमालयन बॉर्डर है, कल्चरल बुद्धिस्ट लिंक है, ट्रेड रिलेशन है, बॉर्डर की टेंशंस भी है, कहीं कहीं पर हमें रिफ्ट देखने को मिलते हैं विचारों में। और बुद्धिस्ट लिंकेजेस आप बता सकते हो कि जो मॉन्क्स वगैरह हैं वो ट्रैवल किए हैं ना, जैसे फाहियान, वैनसांग। हमने इंडियन मॉन्क्स के भी नाम पढ़े, 2 नाम मैंने आपको बताए थे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन किस किस बच्चे को याद है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है एम्पायर्स एंड किंगडम 6 to 10th सेंचुरीज। तो अब इसके नोट्स देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आफ्टर द गुप्तास। क्या क्या डेवलपमेंट हुए गुप्ता के बाद? तो एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर, पहले तो इसमें दिया हुआ था कि गुप्ता एम्पायर कैसे एंड हुआ, क्या क्या चीजें हुई। सो आफ्टर 600 सी गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन। 600 सी के बाद गुप्ता एम्पायर जो डिक्लाइन होने लग गया। लार्ज एम्पायर्स जो थे वो ब्रोक डाउन होने लगे, मतलब टुकड़ों में टूटने लगे, और रीजनल किंगडम्स राइज होने लगे। इंडिया एंटर्ड अ फेज ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी बट कल्चरल ग्रोथ। यहाँ पे कल्चर की तो ग्रोथ हुई, लेकिन पॉलिटिक्स में देखें, अगर पॉलिटिकल तौर पे देखें तो राइवलरीज, आपस में ही लोग उस वक्त लड़ झगड़ रहे थे। देन नेक्स्ट इज
हर्षवर्धना एंड द पुष्यभूति डायनेस्टी। तो राइज ऑफ हर्ष 600 सी के अराउंड। कैपिटल हर्षा की कन्नौज थी, जिसे कन्याकुब्जा कहा जाता था। एक्सपैंडेड रूल ओवर नदर्न इंडिया। तो हर्षा ने अपना रूल जो एक्सपैंड किया नदर्न इंडिया में और खुद को महाराजा धीराज की पदवी दी। पैट्रन ऑफ कल्चर। पैट्रन मतलब होता है संरक्षण देना। सो ही पैट्रनाइज स्कॉलर्स लाइक बाण भट्ट, रोड संस्कृत प्लेज, रिस्पेक्टेड हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। मतलब रिलीजियस टॉलरेंस था, बहुत सारे धर्मों को एक साथ हम मान और सम्मान उस समय में दिया जाता था। तो हर्षवर्धना के बारे में ये बताया गया है। ना हुएनसांग विजिट जो है मतलब चाइनीज पिलग्रिम था हुएनसांग, वो विजिट किया इसी समय में 630 to 644 सीई। ही डिस्क्राइब्ड हर्षा एज एनर्जेटिक एंड जस्ट, मतलब न्यायप्रिय और बहुत ही एक्टिव राजा के तौर पे उसको डिस्क्राइब किया है हुएनसांग ने। और प्रेज किया है कन्नौज की प्रोस्पेरिटी को, कि जो कन्नौज जगह है वो बहुत प्रॉस्पर यानी समृद्ध थी। प्रयाग असेंबली के बारे में यहाँ पर बताया गया था कि हर 5 साल में हर्ष क्या करता था, डोनेट करता था अपने वेल्थ को। किसको? बुद्धिस्ट, ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट एंड द पुअर। इनमें अपनी पूरी जो वेल्थ है उसको डोनेट किया करता था। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रगल हमने पढ़ा, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। इसमें हर्ष की डेथ के बाद 647 सी के बाद कन्नौज एक सेंटर ऑफ कन्फ्लिक्ट के तौर पे आया, मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे कि कन्नौज पे कौन अधिकार करेगा। तो इसमें 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ रही थी, पालास, गुज्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। तो पालास ईस्ट में, गोपाला जो हमने पढ़ा था अभी आगे आएगा भी, गुज्जर प्रतिहारा वेस्ट में और राष्ट्रकूट जो थे डेक्कन में। इनका ये कंट्रोल करना चाहते थे ये तीनों, क्योंकि ये 3 इन्वॉल्व थे इस लड़ाई में, इसलिए इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहा जाता है। कोई भी इसमें परमानेंट विक्टर नहीं इमर्ज हुआ, मतलब कोई ऐसा पावरफुली हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीता इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को। तीनों के बारे में जानते हैं तो पालास, तो इसने ये जो पाला डायनेस्टी है गोपाला ने फाउंड किया था 750 सी में बंगाल में। धर्मपाला ने इसको एक्सपैंड किया एम्पायर को और पेट्रोनाइज किया महायान बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म में कई 2 सेक्ट्स है, तो उसमें महायान को इन्होंने पेट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया। फिर विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको एस्टैब्लिश किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया एंड एनकरेज मैरीटाइम ट्रेड, और समुद्री व्यापार को भी एनकरेजमेंट दी। ना गुज्जर प्रतिहारास जो दूसरा वाला, हमने 3 पढ़े ना, एक तो पालास, एक गुज्जर प्रतिहारास। तो अब हम इसके बारे में जान रहे हैं। नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा ये स्टार्ट हुआ। किंग भोज इसके फेमस रूलर थे। इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया कन्नौज एंड रेजिस्टेड अरब इन्वेजन। जो अरब इन्वेजर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनको रेजिस्ट भी किया और विष्णु के डिवोटी थे ये। ओके, नागभट्ट फर्स्ट। राष्ट्रकूटा जो तीसरा इसमें हमने फैक्टर देखा था, तो इसमें दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फाउंड हुआ। मान्यखेत इनका कैपिटल था। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में इनके द्वारा बनाया गया। इन्होंने पेट्रोनाइज किया हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन को। अमोघ वर्ष फर्स्ट जो थे वो स्कॉलर किंग, मतलब विद्वान भी थे और राजा थे। देन कश्मीर के बारे में हमने देखा था कि कश्मीर की हिस्ट्री का जो सोर्स है, राजतरंगिनी किताब का नाम है, जो कल्हन के द्वारा लिखा गया है। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग, संस्कृत लर्निंग सेंटर था कश्मीर सैविज्म फ्लरिश्ड। शैव धर्म को, शैविज्म में विश्वास रखने वालों का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शैविज्म जो है फ्लरिश हुआ कश्मीर में। नाउ नेक्स्ट चालुक्यास। तो चालुक्यास जो इनके फाउंडर है पुलकेशिन फर्स्ट, वातापी बादामी इनकी कैपिटल है। पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को डिफीट किया, जो भी हम हर्षवर्धन ऊपर पढ़ रहे थे। सो पुलकेशिन सेकंड ने ही हर्ष को डिफीट किया था और ये जाने जाते थे केव टेम्पल्स बनाने के लिए एट बादामी एंड आईहोल। देन नेक्स्ट इज पल्लवास। पल्लवास की कैपिटल कहाँ थी? कांची। देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पल्लवास, चालुक्यास, ठीक है। अब साउथ के हैं ये। सो इनके जो रूलर थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ममल्ला, देन डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड। अब देखो यहाँ पर आपने एक लिंक देखा कि हर्ष को किसने डिफीट किया? पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड को किसने डिफीट किया? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। तो यही जब हम समरी देखते हैं तो चैप्टर पढ़ते वक्त हम लिंक्स नहीं बना पाते, बट समरी में हमें आसानी से क्लियर होता है। सो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को डिफीट किया और शोर टेम्पल ममल्लापुरम का इन्होंने ही बनाया था एंड प्रोमोटेड ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की कोई एक कंट्री का एग्जांपल बताओ। अभी नेबरिंग कंट्री वाले में मैंने ये बताया है आपको। देन चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब ये जो 3 है ये भी साउथ के हैं। तो चोलास ये विजयालय के अंडर ही री इमर्ज हुए। इनका कैपिटल तंजावुर था। स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनकी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल बनाए, तमिल को प्रोमोट किया। पांड्यास के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी कैपिटल मदुरई थी। मैरीटाइम ट्रेड जो है साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने फ्लरिश किया। चेरा
पालास जो है इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखी केरला में। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो राजाओं ने रूल किया कोर एरियाज डायरेक्टली। जो एम्पायर है तो उसका जो कोर एरिया है, सेंटर है, वहां से राजाओं ने रूल किया। बाकी के रीजन को संभालने के लिए वो लोग सामंत रखते थे जिसे वसल कहा जाता था। ये जो बाकी का एरिया है इसे डिवाइड किया जाता था प्रोविंसेस को भुक्ति में, मंडल्स में और विलेजेस में। विलेज असेंबली प्ले करती थी इंपॉर्टेंट रोल इन साउथ इंडिया। अब इकोनॉमी और ट्रेड की बात करते हैं तो लैंड ग्रांट्स बढ़ गए थे, मतलब जमीनें दान में दी जाने लगी थी। एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था, इरिगेशन टैंक्स बनाए जा रहे थे, मैरीटाइम ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्रीज हो रहा था। मर्चेंट गिल्ड्स वर एक्टिव। मर्चेंट गिल्ड्स क्या होता है? जो व्यापारियों का ग्रुप होता है वो एक्टिव हो रहा था क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। सो विद दिस वी आर डन विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ 1 मार्क क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। हु बिकेम किंग ऑफ कन्नौज इन 660? तो हर्षवर्धन इसका आंसर है। हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ कन्नौज इन 600 CE। नाउ ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? अमोघवर्ष, भोज या हर्षवर्धन या विजयालय? तो हर्षवर्धन के समय में 630-644 CE में हर्ष के रूल के समय ह्वेनसांग जो है विजिट किए थे। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो किसके अमंग में, कितनी डायनेस्टी के अमंग में हुआ था? 2, 3, 4, 5, तो 3 डायनेस्टीज के। कौन कौन थे नाम देख लेते हैं। सो पालास, गुज्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? हर्ष, गोपाल, धर्मपाल या भोज? तो धर्मपाल इनका आंसर है। Okay, now here you can see Dharmapala of Pala dynasty established Vikramshila University. Now Kailashnath temple at Ellora, ये किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटास ने। Okay, राष्ट्रकूटास, King Krishna first of Rashtrakuta built the temple at Elloras. So with this we are done with 1 mark question. अब 2 mark वाले क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो कनेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप। ओके, ये पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस है हर टाइप के, है ना। बट पीडीएफ फ्री नहीं है तो प्लीज वही बच्चे मैसेज करिए, मुझे वहां पर मैसेज करके परेशान मत करिए। आपको लेना है तो ही आइए, अदरवाइज यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। और हर चैप्टर का जो लास्ट पार्ट होता है वहां तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं ना, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। हु फाउंडेड द पाला डायनेस्टी? गोपाला। कैपिटल क्या थी पल्लवास की? कांची। हु डिफीटेड हर्षा इन साउथ? पुलकेशिन सेकंड। देन फोर्थ देख लेते हैं। विच डायनेस्टी बिल्ट टेम्पल एट ममल्लापुरम? पल्लवास बिल्ट टेम्पल एट ममल्लापुरम। नाउ अब 3 मार्क्स वाले देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हो वाई वॉज कन्नौज इंपॉर्टेंट? तो कन्नौज वॉज लोकेटेड इन द फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन। इट कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट एंड सिंबलाइज पॉलिटिकल पावर इन नॉर्थ इंडिया। इतने सारी चीजों पे कंट्रोल है, इसी वजह से कन्नौज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड हर्षा शो रिलीजियस टॉलरेंस? हमने देखा कि रिलीजियस टॉलरेंस यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखना। तो हर्षा ने हिंदुइज्म को रिस्पेक्ट किया, साथ साथ बुद्धिज्म को भी, और अपने वेल्थ को डोनेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, है ना। प्रयाग असेंबली में हमने देखा था ना। 4 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो कन्नौज बिकेम एन इंपॉर्टेंट आफ्टर हर्षाज डेथ। 3 डायनेस्टी फॉट फॉर इट। द स्ट्रगल लास्टेड मेनी इयर्स। नो डायनेस्टी वॉन परमानेंटली। शॉर्ट में मैंने आंसर दे दिया है ना। एक और देख लेते हैं। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। ही रूल्ड फ्रॉम कन्नौज। ही एक्सपैंडेड हिज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। ही सपोर्टेड स्कॉलर्स इन लिटरेचर। ही शोड रिलीजियस टॉलरेंस। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द चैप्टर नंबर 4। देखो चैप्टर 4 जो है टर्निंग टाइड्स 11th एंड 12th सेंचुरी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 4th चैप्टर की वीडियो बनाइए। अब एग्जाम है बेटा, मैं सैंपल पेपर्स रिविजन वीडियोस बनाऊंगी। सो इस चैप्टर का हो सकता है कंप्लीट वीडियो अभी मैं ना बना पाऊं, देखो, लेकिन यहाँ पर 1 शॉट में मैं अच्छे से नोट्स दे रही हूँ, तो ट्राई करिएगा यहाँ से कवर करने का, और मुझे टाइम मिला तो मैं बना भी दूंगी, बट बहुत कम चांसेस है क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स के मैराथन वीडियोज बनाने हैं। ओके, चलिए नोट्स देख लेते हैं। So turning tides 11th and 12th century, first है introduction, a period of transition, एक change का जो period होता है, जैसे साइंस में हमने एडोलेसेंस वाला पढ़ा था, वो भी तो एक पीरियड है ट्रांजिशन का, है ना, जब आप बचपन से एक एडल्टहुड में जा रहे होते हो। तो वैसे ही यहाँ पर 11th 12th सेंचुरी जो है एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करती है इंडियन हिस्ट्री में। टर्किक जो थे, तुर्क के जो लोग थे, उन्होंने इन्वेड किया और पेनिट्रेट किए डीपर इनटू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अंदर तक वो लोग आ गए थे। एट द सेम टाइम मैनी इंडियन किंगडम्स फ्लरिश्ड। उसी वक्त बहुत सारे इंडियन जो किंगडम्स थे फ्लरिश हो रहे
फ्लरिश हो रहे थे, मतलब फल फूल रहे थे। दे वर एडवांस इन ट्रेड, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। इस समय भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही थी, चाहे व्यापार की बात हो, कला के क्षेत्र की बात हो, लिटरेचर की बात हो, साइंस की बात हो, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हो। नाउ गजनविद्स के बारे में पढ़ेंगे कि गजनविद जब आए, उन्होंने इन्वेशन किया, आक्रमण किया। सबसे पहले यहाँ लिखा है हिंदू शाहीज, ये रूल करते थे अफगानिस्तान एंड पंजाब के एरिया को। खैबर पास पे इनका कंट्रोल था और रेसिस्ट करते थे अर्ली इन्वेशन को। जो शुरुआती आक्रमणकारी थे उनको रोकने का ये काम करते थे। महमूद ऑफ गजनी की बात करेंगे जो यहाँ से आए थे। सो इसने 17 रेड्स की इंडिया में, इसने 17 बार आक्रमण किया इंडिया में। जयपाल और आनंद पाल को डिफीट किया। देन डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स लाइक मथुरा एंड सोमनाथ। सोमनाथ जो गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसके बारे में आगे आप और पढ़ेंगे, उसको भी इसने डिस्ट्रॉय किया। बहुत सारा अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड एज बूटी, बूटी मतलब होता है जो लूट का सामान होता है ना, वो यहाँ से लूट कर ले गए। डिड नॉट एस्टैब्लिश परमानेंट रूल इन इंडिया। लेकिन जब ये लोग आते थे आक्रमण करने या आक्रमणकारी बनकर, तो इनका कोई मकसद ऐसा नहीं था कि हम इंडिया में ही जाकर बस जाएंगे या इंडिया में ही शासन करने लग जाएंगे। उनका बस मकसद ये था, आना है, लूट पाट करनी है और लूट का वेल्थ लेकर, सामान लेकर अपने साथ चले जाना है। ठीक है, परमानेंट रूल बनाना उनका काम नहीं था। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ये जो आक्रमणकारी थे बहुत डिस्ट्रक्शन करते थे। प्लंडर मतलब लूटना, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़ करना, लूटपाट मचाना। साइंटिफिक और कल्चरल सेंटर्स जो थे नॉर्थ इंडिया में वो डिक्लाइन होने लग गए। पंजाब केम अंडर गजनविद कंट्रोल और इनके अंडर पंजाब का पूरा कंट्रोल आ गया। इस समय में विद्वान जो हुए, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो थे, उनके बारे में जानते हैं। अल बिरूनी, ये पर्शियन स्कॉलर थे, इन्होंने संस्कृत सीखी, इन्होंने इंडिया के रिलीजन, फिलोसफी और साइंस के बारे में लिखा। कंपेयर Indian knowledge with Greek and Islamic tradition. Then second है भास्कराचार्य। So ये बहुत महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने लीलावती और बीज गणित नाम की किताब लिखी। पोएट्री और रिडल्स के फॉर्म में इन्होंने मैथमेटिक्स को पढ़ाया। इनका जो काम है, बाद के जो लेटर जो स्कॉलर्स हैं उनके काम को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका जो वर्क है वो। ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो पहला दिया हुआ था सेना डायनेस्टी, जिन्होंने बंगाल से रूल किया। इनकी जो कैपिटल थी नदिया, एंड they promoted Hindu literature, hosted पोएट जयदेवा। इनके समय में ही जयदेव जो कवि हैं वो हुआ करते थे। देन ईस्टर्न गंगाज की बात करें तो इन्होंने उड़ीसा रीजन में रूल किया। इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में आज इतना फेमस टेम्पल है, ये गंगा डायनेस्टी के समय में ही बना। बाद में इन्होंने सन टेम्पल जो कोणार्क में है वो भी बनवाया। देन साउथ इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्यास, इन्होंने कंट्रोल किया डेक्कन वाले पार्ट को, फॉर्ट विद चोलास। देन काकतिया डायनेस्टी की बात करते हैं तो वारंगल वाला जो एरिया है, ओरुगलु कैपिटल थी इनकी। बिल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स, इन्होंने बहुत मजबूत किले बनाए। इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट किया। गांव में सेल्फ गवर्नेंस की सुविधा को प्रमोट किया, मतलब लोग आपस से शासन व्यवस्था चला सके, जैसे आज के समय में पंचायती राज सिस्टम है उस तरीके से कुछ। पेट्रोनाइज तेलुगु लिटरेचर को पेट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया। देन नेक्स्ट इज होयसाला की कैपिटल कहाँ थी? बेलूर हेलेबीडू। देन फेमस फॉर इंट्रिकेट टेम्पल आर्किटेक्चर, प्रमोटेड कन्नड़ लिटरेचर, मतलब होयसाला ने कन्नड़ लिटरेचर को प्रमोट किया। इन्होंने यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल्स बनवाए, मतलब जो इन्होंने जो टेम्पल बनाए वो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं। चोलास, मास्टर ऑफ द सीज, इन सब में आगे निकलकर कौन आए सबसे? चोलास। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, राजा चोलवन, ही एक्सपैंडेड द एम्पायर, उन्होंने वृद्धेश्वर टेम्पल बनाया। श्रीलंका और मालदीव्स के पार्ट्स जो है कुछ हिस्से पर कंक्वेर किया उन्होंने, मतलब जीत हासिल की। राजेंद्र चोला फर्स्ट कंक्वेर पार्ट्स ऑफ बंगाल, लेड नावल एक्सपीडिशन टू श्रीविजय, देन एनकरेज मैरीटाइम ट्रेड विद चाइना। बैक टू नॉर्थ, दोबारा से नॉर्थ के बारे में दिया हुआ था कि परमार्स, इनकी जो कैपिटल है धार, फेमस किंग है भोज, इन्होंने भोजेश्वर टेम्पल बनाया और संस्कृत लर्निंग को प्रमोट किया। गुर्दीज की बात करें तो मोहम्मद गौरी, अब अभी हमने सबसे थोड़े देर पहले क्या पढ़ा था? गजनवी, है ना। अब हम गौरी किसकी बात कर रहे हैं? इन्हें घुरी या गौरी भी कहते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है, इसने डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को 1192 में, दिल्ली पे कैप्चर किया और अपने जनरल को वहां पर छोड़ दिया कि आप इंडिया को गवर्न करो। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में दिल्ली सल्तनत बना, उसकी संस्थापक के तौर पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला। बख्तियार खिलजी, इसने बिहार और बंगाल को जीता, डिस्ट्रॉय किया नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। खिलजी आपने बहुत बार नाम सुना होगा, है ना। नालंदा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, किताबें जला दी। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के कम होने का, डिक्लाइन होने लग गया इंडिया में, इसमें एक नाम इसका भी आता है कि इसकी वजह से हुआ ये। देन नेक्स्ट इज
गवर्नेंस, ट्रेड एंड कल्चरल लाइफ। द स्ट्रॉन्ग आर्मी इज रिक्वायर्ड एफिशिएंट टैक्सेशन। अब आर्मी आप रखोगे तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप लोगों से टैक्स लोगे, तो एफिशिएंट टैक्स सिस्टम होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिमेन मेन ऑक्यूपेशन। इस समय में एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन के तौर पे रहा। ट्रेड जो चाइना के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ था वो और ज्यादा बढ़ गया। मर्चेंट गिल्ड जो व्यापारियों का समूह था वो और पावरफुल हो गया। टेम्पल कंस्ट्रक्शन फ्लरिश हुआ। थिंकर्स जो रामानुजाचार्य, बासावना और इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप की। ओके, बासावना और रामानुजाचार्य और बासावना के बारे में इस समय हम पढ़ने को हमें मिलता है। देन नेक्स्ट है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके 1 मार्क वाले। तो 17 कैंपेन किसने किए इंडिया में? मोहम्मद घुरी, मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी, पृथ्वीराज या भोजा? तो महमूद ऑफ गजनी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? सो 1192 में। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, लीलावती किसने लिखी थी? इनमें से ऑप्शंस आपको बताने हैं। सो भास्कराचार्य ने। ये मैथमेटिकल टेक्स्ट है रिटन बाय हिम। देन नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ काकतीयास। काकतीयास की कैपिटल कहाँ थी? ओरुगलू। ओके, ओरुगलू इन प्रेजेंट डे वारंगल। अब हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। Who defeated Jayapala? Muhammad of Ghazni. Who was पृथ्वीराज चौहान opponent? मोहम्मद गौरी। देन देखो, गजनी और गौरी में कंफ्यूज नहीं होना है। परमार्स की कैपिटल कहाँ थी? धार। Who wrote about India in Arabic? Al-Biruni. Who built Jagannath temple? Eastern Gangas. Main occupation of people? Agriculture. अब 3 मार्क वाले देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, वाई वॉज द खैबर पास इंपॉर्टेंट? खैबर पास क्यों इंपॉर्टेंट था? तो खैबर पास कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया। इट वॉज यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स फॉर सेंचुरीज। इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट इनटू इंडस प्लेन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डिड महमूद ऑफ गजनी अटैक टेम्पल? महमूद ऑफ गजनी जो है उसने टेम्पल्स पे क्यों अटैक किया? क्योंकि जो टेम्पल्स है प्राचीन समय में भारत में ऐसा समझा जाता था कि जो वेल्थ कलेक्ट होना, स्टोर्ड एनॉर्मस वेल्थ, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा यहाँ पे कलेक्ट होता था। जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, वो लोग दान किया करते थे। तो महमूद वांटेड प्लंडर, वो लूटना चाहता था। ऑल्सो एम टू स्प्रेड हिज रिलीजियस अथॉरिटी, और मंदिरों को तोड़कर वो ये दिखाना चाहता था कि उसका जो रिलीजन है वो उसको फैलाना चाहता था। इसीलिए टेम्पल्स को उसने इंपॉर्टेंट टारगेट बनाया ताकि वो लूट भी कर सके, धन भी ले सके और अपने धर्म का भी प्रचार कर सके। ना 4 मार्क वाला देखते हैं। तो एक देख लेते हैं, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ महमूद ऑफ गजनी इन्वेशन। उसने क्या क्या चीजें की थी महमूद ऑफ गजनी ने? 17 मिलिट्री एक्सपीडिशन किए। मेन टारगेट जो थे उसके वेल्दी टेम्पल्स और सिटीज थे लूट के लिए। उसने डिस्ट्रॉय किए प्लेसेस जैसे कि मथुरा, सोमनाथ, और उसने कोई एस्टेब्लिश नहीं किया कभी भी परमानेंट रूल बियॉन्ड पंजाब। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ वी विल सी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है इंडिया अ होम टू मैनी। इसका तो वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं। सो इंडिया एज अ लैंड ऑफ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब क्या होता है? जो अपने देश को छोड़कर और किसी और देश में शरण लेने जाए, शरणार्थी बने, तो उसे हम रेफ्यूजी कहते हैं। तो कोर आइडिया क्या है? इंडिया ने हर तरीके के लोगों को अपने देश में वेलकम किया। हमने खुद में वेलकम किया, जैसे कि जो शरणार्थी बनना चाहते हैं, शरणागत हैं, या एस्केपिंग प्रोसिक्यूशन, कहीं लोगों पे कोई अत्याचार हुए, वहां से लोग भाग रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने शरण दी। फिर लुकिंग फॉर ट्रेड एंड प्रोस्पेरिटी, जो अपने आप को बसाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या फिर रिलीजियस फ्रीडम जिनको चाहिए, तो ऐसे लोग हमारे यहाँ आए तो हमने उन्हें वेलकम किया। इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यू, हमारे यहाँ जो कुछ वैल्यूज है फॉलो की जाती है, वसुदैव कुटुंबकम। इसका मतलब कुछ थॉट्स हैं वसुदैव कुटुंबकम, है ना। तो इसमें क्या माना जाता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है। अतिथि देवो भव, गेस्ट जो है वो भगवान की तरह होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना मतलब मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, कि सभी जो लोग हैं वो खुश रहें। कंपैशन, टॉलरेंस एज कल्चरल फाउंडेशन, हमारी जो संस्कृति है उसकी नींव ही है दया, और टॉलरेंस मतलब सभी को सम्मान देना, सभी विचारधारा को सम्मान देना। ये जो वैल्यू है ये क्या क्रिएट करती है? एक तो एक्सेप्टेंस, कि हम जल्दी किसी को अपना लेते हैं। कल्चरल एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कि एक धर्म के लोगों को अगर लग रहा है, एक संस्कृति के लोगों को लग रहा है कि इस जगह पर आए हैं, ये संस्कृति अच्छी है, तो इस पे घुल मिल जाना, घुलना मिलना। ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि कितनी भी डाइवर्सिटी है फिर भी सब मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं। फिर अब कौन कौन से लोग इंडिया में आए, किस तरीके से आए, उसके बारे में चैप्टर में दिया। जैसे पहला है ज्यूइश
Jewish community in India. Bani Israel ये 175 BCE में आए, then settled on Konkan coast के किनारे सेटल हुए। जो होली बुक्स थी वो उनकी लॉस्ट हो गई, लेकिन फेथ जो इनका सोच थी, विचारधारा थी, वो उन्होंने प्रिजर्व की। कोचिन ज्यूज जो थे वो सेटल हुए नियर कोची और लैंड उनको दिया राजा ऑफ कोची ने। देन बिल्ट सिनोगॉग्स और उन्होंने सिनोगॉग्स बनाए, उनके मंदिर जैसा, है ना। इसका की फीचर क्या था, ताकि ये जुडाइज्म जो है वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सके, उनको कोई रोके नहीं, और इंडियन सोसाइटी में ये इंटीग्रेट हो गया, मतलब घुल मिल गए। नो हिस्ट्री ऑफ प्रोसिक्यूशन इन इंडिया, इंडिया में कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि हमने एक धर्म ने दूसरे धर्म को प्रताड़ित किया हो। देन नेक्स्ट इज सीरियक क्रिश्चियंस जो थे, इनका ओरिजिन है कि ये वेस्ट एशिया से आए थे 4th सेंचुरी सीई में। इन्होंने वहां पर प्रोसिक्यूशन, प्रताड़ना झेली थी अंडर रोमन एंड पर्शियन एम्पायर। तो ये सेटल हो गए कहां पर, ये पहुंचे मालाबार कोस्ट केरला के, और यहाँ पर उन्होंने अपने फेथ को फ्रीली प्रैक्टिस किया। फॉलोड इंडियन कस्टम, उन्होंने इंडिया के कस्टम को फॉलो किया। क्रिश्चियन फेथ को उन्होंने ब्लेंड कर दिया, मिला दिया लोकल ट्रेडिशन के साथ, और एक मिक्स के साथ वो रहने लग गए, मतलब कि वो घुल मिल गए। फिर हमने पारसीज जिन्हें ज़ोरोएस्ट्रियंस भी कहते हैं, ये कब आए, फ्लैट ये पर्शिया को छोड़कर 7th सेंचुरी सी में आए, ये गुजरात में सेटल हुए। मिल्क और एंड शुगर लेजेंड, एक कहानी थी हमने पढ़ी थी कि राजा ने कहा कि यहाँ पर जगह नहीं है, ये राज्य पूरा फुल है, तो आप इसमें कहाँ रहेंगे, हमारे यहाँ जगह नहीं है। तो जो पारसी थे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक जग लिया जो पूरा फिल था मिल्क से, और उसमें एक बूंद भी मिल्क रखते तो मिल्क गिर जाता, लेकिन जब चीनी रखी तो चीनी क्या हुई, थोड़े समय में उसमें घुल गई और वो गिरी नहीं, है ना, दूध गिरा नहीं। तो शुगर जो है इसमें डिजोल्व हो गया मिल्क में विदाउट स्पिलिंग। ये सिंबलाइज करता है कि पीसफुल इंटीग्रेशन, की हम चीनी की तरह रहेंगे, हम आपके लोगों के बीच में घुल मिल जाएंगे, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे इंडस्ट्री में, आर्म फोर्सेस में, लॉ एंड एजुकेशन में इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। जैसे टाटा जो फैमिली है वो भी क्या है, ऐसी जो पारसी फैमिली है, ऐसे सैम मैनेक्शॉ की आपने मूवी देखी होगी, तो आर्म फोर्स में इनका कंट्रीब्यूशन है। कल्चरल लिंक की अगर हम बात करें तो फायर वर्शिप, अग्नि को ये लोग पूजते हैं, जैसे हमारे में इंडियन पूजा पाठ में जो अग्नि का महत्व है, वैसे ही इनके में भी है। भाषा भी लगभग कुछ वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स हैं, वो सिमिलर हैं बिटवीन संस्कृत एंड एवेस्टर्न में, है ना। तो ये लैंग्वेज में सिमिलैरिटी भी हमें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं अरब मर्चेंट्स, ये कब आए, तो इनका अराइवल 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स था, ये सेटल हुए केरला और गुजरात में। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, स्पाइस ट्रेड में, जो मसालों का ट्रेड होता था। इन्होंने चेरामन जुमा मस्जिद बनवाई। पीसफुल ट्रेडर्स थे, नॉट कन्क्वेरर्स, ये जीतने के इरादे से नहीं आए थे, सिर्फ व्यापार के इरादे से आए थे। नेक्स्ट है अफ्रीकन सिटीज, इनका जो ओरिजिन है अफ्रीका से इन्हें लाया गया था एज अ स्लेव 7th to 9th सेंचुरी सी के अराउंड। वर्कड इन आर्मीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो कल्चरल फ्यूजन देखने को मिलता है कि इन्होंने जैसे अफ्रीकन डांस स्टाइल को इंडियन कस्टम के साथ घुल मिल गए, ये है ना, मिलाकर एक नया ही फॉर्म डेवलप किया। हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया, हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। ओके, प्रेजेंट स्टेटस की अगर बात करें तो इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया है। सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एफर्ट्स, सोसाइटी में इनको अपलिफ्ट करने के लिए वर्क किए जा रहे हैं, एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। अर्मेनियंस कैसे आए, तो ये 8th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स आए, आगरा, कोलकाता, चेन्नई में सेटल हुए। मुगल से इन्हें पैट्रनेज दिया, पैट्रनेज मतलब संरक्षण दिया। अकबर ने अलाउ किया कि आप अपना चर्च बना सकते हैं। रूल्स दिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन व्यवस्था में उनको काम दिया संभालने के लिए। लेगेसी की क्या है उनकी, चर्च बनाने थे तो अर्मेनियन चर्च उनके द्वारा बनाया गया है, और अर्मेनियन कॉलेज आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था बहाई कम्युनिटी के बारे में। इनका ओरिजिन है बिगिन इन पर्शिया 19th सेंचुरी, वहां इनके साथ प्रताड़ना हुई, उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी, परसिक्यूशन हुआ। तो इंडिया में उनका लोटस टेम्पल एक आप दिल्ली में जानते होंगे, और उन्होंने यूनिटी प्रमोट की रिलीजन्स की। देन गुड महाराजा एंड पोलिश चिल्ड्रन, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था 1945 में जो खत्म हुआ, तो उस वक्त जो महाराजा दिग्विजय सिंह जी जो थे, उन्होंने पोलैंड के बच्चों को, जो ऑर्फन थे, अनाथ बच्चे थे, उनको खाना दिया, शेल्टर दी, एजुकेशन दिए। बाद में इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए वर्साव में एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, और ये दिखाता है कि इंडियन कंपैशनेट थे, उनके अंदर दया थी। ओके, नाउ नेक्स्ट तिब्बतन रेफ्यूजीज के बारे में हमने पढ़ा था। बैकग्राउंड है कि तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया, उस पर हमला किया, आक्रमण किया, मतलब कि उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। तो दलाई लामा जो थे उन्होंने रेफ्यूजी लिया इंडिया में 1959 में। तो रिहैबिलिटेशन मतलब उन्होंने सेटलमेंट्स, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया कि आप सेटलमेंट्स बना सकते हैं, रह सकते हैं हिमाचल और कर्नाटका में। प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन उनका क्या है, तो तिब्बतन मेडिसिन के फील्ड
फील्ड में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसे सोवा रिग्पा भी कहते हैं। और मोनेस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स है ना, मोनेस्ट्रीज वगैरह इन्होंने बनवाई, मैनेज कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स इनके फेमस है। इंडियाज ग्लोबल कैरेक्टर, पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो इंडिया को क्यों कहा जाता है, वाई इंडिया बिकेम होम टू मैनी, क्योंकि हमारे यहाँ पर टॉलरेंस है, हम सभी धर्मों को बराबर समझते हैं, स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी जो संस्कृति है अपनाने की संस्कृति है, हम घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ, ट्रेड नेटवर्क्स हैं, स्ट्रॉन्ग एथिकल ट्रेडिशंस हैं। इंडिया के एथोस की बात करें तो इंक्लूजन, सब लोग घुल मिल जाते हैं, डाइवर्सिटी, अलग अलग ट्रेडिशन कल्चर प्रैक्टिस करने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है ना, बिल्कुल प्यार से समझदारी से सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो बेने इजराइल जो है कहां पर सेटल हुए थे इंडिया में, मेनली ऑन कोंकण कोस्ट। पारसी कहां से आए थे इंडिया में, टू एस्केप द रिलीजियस परसिक्यूशन है ना। देन नेक्स्ट इज मिल्क एंड शुगर स्टोरी, ये क्या सिंबलाइज करती है, पीसफुल इंटीग्रेशन। चेयरमैन जुमा मस्जिद जो है ये किनसे एसोसिएटेड है, ज्यूज, पारसीज, अरब ट्रेडर्स या आर्मेनियंस, अरब ट्रेडर्स। लोटस टेम्पल किनसे बिलोंग करता है, भाई कम्युनिटी। नाउ 2 मार्क वाले देख लेते हैं। Why did Jews seek refuge in India? Jews क्यों इंडिया में आए, क्योंकि उन्हें रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा था दूसरी कंट्री में। इंडिया ने उन्हें अलाउ किया कि आप जुडाइज्म फ्रीली और सेफली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिल्क और शुगर की जो लेजेंड है, कहानी है पारसीज की, क्या सिग्निफाई करती है, तो पारसी का ये दिखाता है कि प्रोमिस किया कि हम मिक्स हो जाएंगे पीसफुल तरीके से लोकल लोगों के साथ और एनरिच करेंगे सोसाइटी को बिना डिस्टर्ब किए। थर्ड है हु वर सीरियस क्रिश्चियंस, और वो इंडिया क्यों आए, तो ये जो क्रिश्चियंस थे ये वेस्ट एशिया में आकर वेस्ट एशिया से आए और वो वहां पर एस्केप करना चाहते थे परसिक्यूशन और फ्री रहना चाहते थे इसलिए। अब 3 मार्क वाले देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ जूइश कम्युनिटी इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी, वो इंडियन सोसाइटी में कैसे घुल मिल गए, तो उन्होंने सिनोगॉग्स बनाए, मंदिर जो होते हैं, फिर प्रैक्टिस की अपने फेथ को फ्रीली, उन्होंने लोकल लैंग्वेज कस्टम को अपनाया और आसानी से पीसफुल तरीके से वो रहने लगे विदाउट परसिक्यूशन, उनको कोई प्रताड़ना यहाँ नहीं सहनी पड़ी। फिर अराइवल ऑफ पारसीज को डिस्क्राइब करो इंडिया में, सो फ्लेड पर्शिया ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन, गुजरात में सेटल हो गए पीसफुल को एक्सिस्टेंस के साथ। जो मिल्क और शुगर वाला कहानी था उसके हिसाब से वो सिंबल की तरह वर्क करती है उनके एग्जिस्टेंस में। ओके, नाउ 4 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इंडिया बिकेम अ होम टू मेनी कम्युनिटीज, सो स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज हैं इंक्लूजन के, कि हम घुल मिल जाते हैं, हम लोगों को अपना लेते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस और फ्रीडम के प्रति हम जागरूक हैं, रिलीजियस टॉलरेंस है हमारे यहाँ और फ्रीडम है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेरिटी के लिए लोग आते हैं, कंपैशनेट सोशल स्ट्रक्चर है, दया की भावना है हमारे समाज में। डिस्कस द स्टोरी ऑफ इंडियन ज्यूज, तो अराइव इन सेवरल वेव्स, सेटल इन कोंकण एंड कोची, बिल्ड सिनोगॉग्स एंड प्रिजर्व फेथ, लिव्ड विदाउट परसिक्यूशन। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। यस, सो चैप्टर 6 है हमारा द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड यू। इसमें ये पॉलिटी वाला आपका पार्ट आ गया है, सिविक्स वाला। सो द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड यू, ये चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं। चैप्टर 6 में सबसे पहला टॉपिक है स्टेट क्या होता है। स्टेट यहाँ पर राज्य की बात नहीं हो रही, नेशन भी एक स्टेट हो सकता है, इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करता है एक डिफाइंड टेरिटरी को, एक एरिया को जो फिक्स एरिया है और उसमें रहने वाले लोगों को गवर्न करता है। 4 एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स है या एलिमेंट्स है स्टेट के। एक तो पॉपुलेशन, एक परमानेंट लोग होने चाहिए जो इस एरिया में रह रहे हो। टेरिटरी यानी ये फिक्स एक एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर शासन करना है या चल रहा है स्टेट का। गवर्नमेंट होनी चाहिए, वहां एक सिस्टम होना चाहिए जो इतने बड़े देश को चला रहा है। सोवर्निटी मतलब लॉ बनाने की, उसको मानने की खुद की फुल पावर होनी चाहिए, कोई बाहरी कंट्रोल इस पे नहीं होना चाहिए। विदाउट सोवर्निटी अ स्टेट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो अगर कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट है, तो मतलब हम सोवरेन है, हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा बाहर से। लेकिन जब ब्रिटिशर्स थे तो हम सोवरेन नहीं थे। देन व्हाट इज गवर्नमेंट, अब हम कह रहे हैं गवर्नमेंट होनी चाहिए जो स्टेट को चलाए, तो ये गवर्नमेंट क्या होता है, इसका क्या रोल है, तो चलिए देख लेते हैं। सो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा ग्रुप जो लॉ बनाते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं और डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे तो उसको रिजोल्व करते हैं, इसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, स्टेट जो है वो परमानेंट होती है, स्टेट ये देश हमेशा रहेगा। गवर्नमेंट कैन चेंज आफ्टर इलेक्शन, सरकार जो है चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल जैसे स्टेट और स्कूल का हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या है इसमें, स्टेट क्या है, स्कूल है, ठीक, और गवर्नमेंट क्या है,
प्रिंसिपल और टीचर, टीचर और प्रिंसिपल चेंज होते रहेंगे, स्कूल सेम रहेगा, है ना। तो स्कूल यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट, और गवर्नमेंट क्या हो गया, प्रिंसिपल एंड टीचर। देन पुलिस एंड गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि पुलिस जो है पार्ट है किसका, एग्जीक्यूटिव का। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और लीगली यूज कर सकती है फोर्स को ताकि शांति बना के रख सके समाज में, और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बेसिक अधिकार है उनको प्रोटेक्ट कर सके। वर्क विद कोर्ट्स एंड प्रिजन, तो पुलिस का जो काम है वो किसके थ्रू होता है, कोर्ट्स के थ्रू होता है, प्रिजन यानी जेल के थ्रू होता है। फिर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है। सो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन, इसमें लीडर्स जो है चुने जाते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होते हैं लोगों के। डेमोज मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस मतलब होता है रूल, मतलब जहां लोगों का शासन हो। रिपब्लिक मतलब होता है जो स्टेट का हेड है, नेशन का हेड है, स्टेट का हेड है, वो इलेक्टेड है, कोई राजा या रानी नहीं है। अगर राजा रानी होते हैं तो उसे मोनार्की कहते हैं, लेकिन जो इनकी पावर है हेड ऑफ स्टेट की, लिमिटेड है, पूरी अच्छे से कुछ भी चाहे वो नहीं कर सकते। इनकी पावर क्या है, लिमिटेड है। और किसके द्वारा लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है वही उनको करना होता है। नो किंग और क्वीन, इसमें रिपब्लिक स्टेट्स में ना कोई राजा होता है ना रानी होते हैं। सो व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों है, हम क्यों कहते हैं हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का बेटा या बेटी ही आगे चल के प्रेसिडेंट बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी पावर पे लिमिट लगा रखा है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जो हमारे अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करना। सो रिपब्लिक में क्या होता है, मेजॉरिटी कैन नॉट हार्म माइनॉरिटी राइट। मतलब एक कंट्री है, इसमें मान लो कोई एक धर्म के लोग ज्यादा हैं और दूसरे धर्म के लोग बहुत कम हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो मेजॉरिटी है इनको जीने नहीं देगी या इनको हार्म पहुंचाएगी, नहीं। मेजॉरिटी कैन नॉट हार्म माइनॉरिटी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है चेक्स एंड बैलेंसेस। एक जो गवर्नेंस की बॉडी है वो कैसे वर्क कर रही है, तो उसको चेक करना, बैलेंस करना कि कोई अपने पावर का मिसयूज नहीं करे। अगर कोई लॉ ऐसा बन गया है जो अनफेयर है, तो जुडिशरी जो बॉडी है वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, नल एंड वॉइड बता देगी, मतलब वो लॉ अब फोर्स में नहीं आ सकता। फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि किसी भी नागरिक की जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको कोई नहीं छीन सकता। जैसे चैप्टर से एक एग्जाम्पल था, रेसिडेंट वेलफेयर रूल मॉडिफाइड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट, की 9 बजे के बाद गेट बंद हो, 9 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है, तो वो वाला हमने देखा था ना। तो उसमें मेजोरिटी बोलते हैं कि हाँ नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई इमरजेंसी हो तब तो बुला सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता कि जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो नहीं माने जाए। ओके, 3 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, तो सबसे पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बजट अप्रूव करते हैं, और एग्जिस्ट एट यूनियन एंड स्टेट लेवल, हर लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे है। तो ये पहली बॉडी होगी लेजिस्लेचर। दूसरी बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव। उनका काम क्या है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, पूरा करना। एग्जीक्यूटिव 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं यहाँ 2 टाइप से, तो एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें इलेक्टेड लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। मोस्टली फॉर्मल रोल, जो गवर्नर्स है मोस्टली फॉर्मल रोल के लिए होते हैं, नाम के लिए होते हैं, बट हाँ ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जिनको हम इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिससे ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, है ना, ये एग्जाम्स के थ्रू चुने जाते हैं। ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और गवर्नमेंट चेंज हो जाए लेकिन ये चेंज नहीं होते, क्यों, ये क्या है, परमानेंट है ना, कंटिन्यूड रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट चेंज। नाउ नेक्स्ट इज जुडिशरी। तो जुडिशरी तीसरी बॉडी है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, ये लॉ का गार्जियन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी है तो उसको सब अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसका मीनिंग निकालेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा, जुडिशरी का। जुडिशरी जिस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहे लॉ को, वो बता सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है एग्जैक्टली। और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अगर हार्म पहुंच रहा है, कोई मेरे अधिकारों को छीन रहा है, तो मैं कोर्ट्स जा सकती हूँ। और जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फॉलो करना है, ये जुडिशरी इंश्योर करती है। इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है गवर्नमेंट की, वो जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो रूल ऑफ लॉ मतलब किसी व्यक्ति का, यहाँ पर कोई नेता चुन के आ गया, वो अपने मन का नहीं कर सकता। किसका शासन चलेगा देश में, लॉ का, कानून का। तो कानून का रूल चले, शासन चले, ये जुडिशरी इसको प्रोटेक्ट करती है। अब गवर्नमेंट के 3 लेयर्स होते हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पे है ना, ये वाला डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ था कि सबसे ऊपर क्या आता है,
इंडिया में गवर्नमेंट के 3 टीयर्स हैं, 3 लेवल्स हैं, टीयर्स यानी लेवल्स। पहला है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, पहला वाला। ये डिफेंस संभालती है, फॉरेन अफेयर्स मतलब दूसरों देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशंस है, क्या लेन देन है, वो सब देखती है। करेंसी इशू करना, नोट वगैरह या जो भी सिक्के हैं, पैसे हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। नेशनल इश्यूज को देखना, नेशनल लेवल की कोई जिम्मेदारी है तो वो नेशनल गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट, जो हर राज्य की अपनी सरकार होती है। ये पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लैंड वाले एरिया को संभालती है। फिर सबसे नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत आती है, म्यूनिसिपैलिटीज, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को ठीक करना है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, तो इनके लिए हम सेंट्रल लेवल पे नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर थर्ड लोकल गवर्नमेंट आता है, वो इन चीजों की देखभाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो हमने इस तरीके से देखा कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज, सेंटर में सिर्फ, जैसे हमारे देश की जो केंद्र सरकार है उसके पास सारी पावर नहीं है, पावर को नीचे की तरफ बांट दिया गया है, डिसेंट्रलाइज। सेंटर में सारी पावर नहीं है, पावर को सभी लोगों में बांट रहे हैं ताकि काम और आसानी से हो, है ना। जैसे पंचायती राज में पावर नीचे की तरफ गई, है ना, तो पावर स्प्रेड अक्रॉस लेवल, हर लेवल पे पावर को बांटा गया। लोकल इशू जो यहाँ के थे, थर्ड लेवल हमने जो देखा, वो वहीं के लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस एरिया की ज्यादा नॉलेज है, लोकल प्रॉब्लम्स की, मोर अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ के लोगों को आप जान रहे हो, तो आपके एरिया का कोई पंचायती या म्यूनिसिपैलिटी का व्यक्ति है तो आप उसको क्वेश्चन भी कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट। तो ये जो लोकल लेवल का हमने देखा कि पार्टिसिपेशन हो रहा है, इससे ग्रास रूट लेवल जो एकदम बेस लेवल है वो मजबूत होता है इंडिया का, वो अपने इश्यूज को अधिकतर खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में गवर्नमेंट का क्या रोल था, तो एग्जाम्पल हमने देखा था बुक में, एक टेबल बना के दिया हुआ था कैसे मिनिस्ट्री है, फिर उसके अंडर कौन सी बॉडी है, राइट। सो पार्लियामेंट जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाए, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करते हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण। जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड के राइट को, है ना, चिल्ड्रंस राइट। हाउ सिटीजन एंगेज विद गवर्नमेंट, हम नागरिक कैसे सिटीजन होकर कैसे अपनी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपने ग्रीवियंसेस, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उनको फाइल कर सकते हैं, आरटीआई एक्ट फाइल कर सकते हैं, मीडिया का यूज कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को लिख सकते हैं, वोट करके इलेक्शन में। किसी का काम पसंद नहीं आ रहा है तो अगले साल इलेक्शन होंगे या 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो उनको हम वोट नहीं करेंगे, राइट। तो इन सब तरीकों से हम अपने गवर्नमेंट से एंगेज हो सकते हैं। डेमोक्रेसी वर्क्स व्हेन सिटीजंस पार्टिसिपेट, लोग पार्टिसिपेट करते हैं तभी जाकर डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क करती है। नाउ अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, चैप्टर हो गया है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है स्टेट का, पहला है पॉपुलेशन, टेरिटरी, पॉलिटिकल पार्टी या सोवर्निटी। तो पॉलिटिकल पार्टी पार्ट नहीं है स्टेट का, है ना, पॉपुलेशन, टेरिटरी और सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब क्या है, पावर ऑफ पीपल, पावर टू टैक्स, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मिलिट्री स्टैंड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी होना। फिर है लेजिस्लेशन, मेनली क्या काम करती है, लॉ इंप्लीमेंट करती है, लॉ बनाती है, इंटरप्रेट करती है, इलेक्शन कंडक्ट करती है, तो लॉ बनाती है। ओके, नाउ 2 मार्क वाले देख लेते हैं क्वेश्चन। यस, स्टेट डिफाइन करिए, तो स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करती है डिफाइंड टेरिटरी को और उसके पॉपुलेशन को। इट हैज सोवर्निटी एंड अथॉरिटी टू मेक लॉज विदाउट आउटसाइड कंट्रोल। 2 आपको एलिमेंट्स बताने हैं स्टेट के, तो टेरिटरी फिक्स ज्योग्राफिकल एक बाउंड्रीज होती है, सोवर्निटी पूरी इंडिपेंडेंस होती है डिसीजन लेने के लिए। ना एक और देख लेते हैं, सोवर्निटी मतलब क्या होता है, तो सोवर्निटी मीन्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, नो एक्सटर्नल बॉडी कैन इंटरफियर इन द स्टेट डिसीजन। ओके, 3 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, पहला है एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी। 3 मार्क का है तो आप 3 भी लिख सकते हो, या 4 बोला गया है तो 4 ही लिखना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा शासन। लोग कैसे चुनते हैं अपने नेता को, थ्रू इलेक्शन, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। देन पब्लिक मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी। अ कंट्री कैन बी बोथ डेमोक्रेटिक और एंड रिपब्लिकन लाइक इंडिया। नाउ अब 4 मार्क वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट इन डिटेल। तो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ। तो स्टेट इंक्लूड पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी। ये 4 पॉइंट्स आपको रट जाने चाहिए। स्टेट में चारों चीजें आती हैं। गवर्नमेंट एक पार्ट है स्टेट का, गवर्नमेंट इज ओनली वन पार्ट ऑफ स्टेट। यहाँ देख रहे हो, स्टेट के अंडर गवर्नमेंट आ रहा है। गवर्नमेंट चेंज आफ्टर इलेक्शन, स्टेट रिमेन्स परमानेंट। गवर्नमेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। ओके, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि जो
पीपल है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू। हेड ऑफ स्टेट जो है हमारे प्रेसिडेंट है, जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं, और फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट्स जो है गारंटी करती है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ वी विल सी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। ये भी चैप्टर अभी मैंने नहीं करवाया है, तो वन शॉट रिवीजन अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है चैप्टर अभी ना हो पाए, है ना, अब एग्जाम के बाद ही मैं बना पाऊं, अगर टाइम मिला तो बना दूंगी। चलिए देखते हैं नोट। तो पहला इसमें टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में मैंने चैप्टर 8 में भी समझाया है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फिजिकल सिस्टम दैट हेल्प अ कंट्री फंक्शन स्मूथली, जो हेल्प करता है कंट्री को आसानी से फंक्शन करने में, जैसे रोड, रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क, ये सारे क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बैकबोन की तरह, रीढ़ की तरह काम करते हैं, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी पे डिपेंड होते हैं। अच्छे रोड नहीं होंगे तो कैसे गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, सामान ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एयरपोर्ट्स नहीं होंगे तो कनेक्टिविटी कैसे होगी, इंटरनेट नहीं होगा तो आज सब कुछ तो सोशल मीडिया, सब कुछ तो हम इंटरनेट की मदद से ही बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो ये सब कैसे वर्क करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बैकबोन होती है डेवलपमेंट के लिए। सो व्हाई इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं कनेक्टिविटी को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ये हेल्प करते हैं फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड्स, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म, जॉब क्रिएशन को, इमरजेंसी सर्विसेज ड्यूरिंग डिजास्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी देखो ना, अगर कहीं पे डिजास्टर है, कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी इमरजेंसी है, तो वहां पर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, तो रोड ही अच्छी नहीं है, तो वहां पर सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी, है ना, वही कहा जा रहा है। सो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेली लाइफ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम डिफिकल्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की हम बात करें, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें। इसमें पहला क्या आता है, रोड एंड हाईवे नेटवर्क्स, है ना। अभी हमने जो भी यहाँ पे टाइप्स पढ़े ना, उनको एक एक करके देख रहे हैं। जैसे ये रोड्स, हाईवेज, तो ये सब किस में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें रोड और हाईवे नेटवर्क्स दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड। रोड का जो नेटवर्क है, रोड जो कंस्ट्रक्टेड है, वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे इंडिया में है। टाइप्स ऑफ रोड्स, लोकल रोड्स, स्टेट रोड्स, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम रोड की बात करें, NH44, NH मतलब होता है नेशनल हाईवे 44, जो है लॉन्गेस्ट हाईवे है। इसकी लेंथ 4112 किलोमीटर है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपने मैथ्स में पढ़ लिया, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारे इंडिया में इस तरीके से, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता, तो इस तरीके से चारों जो कॉर्नर है इंडिया के इंपॉर्टेंट, वहां से कनेक्ट करता है, इसलिए से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ब्रिजेस एंड टनल्स हेल्प्स इन डिफिकल्ट टेरेन। एग्जांपल, धोला सादिया ब्रिज जो है, ये 4 घंटे टाइम को रिड्यूस कर देता है, ट्रेवल टाइम को। जो टाइम पहले ज्यादा लगता था, 4 घंटे मान लो लग रहा है, तो आप वो तुरंत पहुंच जाएंगे। 4 घंटे टाइम डिस्टेंस जो है कम हो गया ब्रिज की वजह से। ऐसे ही लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय में है, ये इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते हैं। ये हो गए रोड्स की बात। अब ब्रिजेस की बात, अब हम रेलवे की बात करते हैं। तो ये 1853 में स्टार्ट हुआ ब्रिटिश के द्वारा। ये स्टार्ट जब हुआ था, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कच्चा माल जो होता है, जैसे कहीं पर कॉटन की खेती हो रही है, कॉटन उग रहा है खेत में, वहां से फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए ना, 20 मिलियन पैसेंजर्स डेली इंडियन रेलवे जो है कैरी करती है। 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है पूरी वर्ल्ड में। 97% जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रीफाइड है 2024 तक। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, इसमें 1.21 मिलियन जो है लोग एम्प्लॉयज हैं इसमें। तो कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये सेक्टर। डेवलपमेंट टाइम, पहले स्टीम इंजन हुआ करती थी, फिर डीजल इंजन आए, फिर इलेक्ट्रिक, अब वंदे भारत जैसी भी ट्रेन है ना, आप देख रहे हैं। रेलवेज आर चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट देन रोड ट्रांसपोर्ट। रेलवे सस्ता एक जरिया है जिसके थ्रू हम दूर का सफर कर सकते हैं। देन मेट्रोज ट्रेन सिस्टम, अब मेट्रो भी चल रही है, तो ये 23 सिटीज में है। 1000 किलोमीटर नेटवर्क इसका है। ट्रैफिक कंजेशन से ये बचाता है, ट्रैफिक की भीड़ से हम इससे जल्दी निकल सकते हैं, हमारा टाइम कम लगता है ट्रैवलिंग में। इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और कभी कभी सोलर पावर पे। दे प्रोवाइड फास्ट, क्लीन एंड रिलायबल अर्बन ट्रांसपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। 159 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में 2025 के अराउंड। इंडिया हैज थर्ड हाईएस्ट डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक, इंपॉर्टेंट फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो, क्रूशियल ड्यूरिंग डिजास्टर। अब हम शिपिंग और पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लाइन आपको समझ में आई, क्रूशियल है इसका रोल। कब, जब कहीं
प्राकृतिक आपदा है तो आप देखेंगे बाढ़ आई होती है ना, तो हम एयर मीडियम से ही, हेलीकॉप्टर वगैरह से ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देन शिपिंग एंड पोर्ट्स की बात करें तो 11,100 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। ये तो हमने तब भी पढ़ा था जब मैरीटाइम नेबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे ना। 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 217 माइनर पोर्ट्स हैं। चीप ट्रांसपोर्ट है हैवी गुड्स के लिए, और कार्गो हैंडलिंग इंक्रीज्ड बाय 50% इन लास्ट डेकेड। पोर्ट्स कनेक्टेड इंडिया विद ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। पोर्ट्स के थ्रू ये जो हमारे जो कोस्ट लाइन है, इस यहाँ पे जो जगह जगह पोर्ट्स हैं, इसके थ्रू हम अलग अलग पार्ट में ग्लोब में वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाते हैं, ट्रेडिंग नेटवर्क्स बना पाते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अभी हमने ट्रांसपोर्ट का देखा, अब कम्युनिकेशन। तो इसमें इंडिया में मोबाइल टावर्स इंक्लूडेड हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, सैटेलाइट्स, डेटा सेंटर्स हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है कम्युनिकेशन के? सो ऑनलाइन एजुकेशन, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ भी पा रहे हो, है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स जो हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स, आप लोग जैसे मैं पीडीएफ वगैरह के पैसे मांग रही हूँ या चार्जेस हैं तो आप पे कर पा रहे हैं, या कहीं भी आप स्कूल में कोचिंग जा रहे हैं तो फी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ई गवर्नेंस, हमें कोई कंप्लेन है, ग्रीवियंसेस है तो हम ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। डिजास्टर अलर्ट्स जैसे आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या आपदा आने वाली है, कहाँ बारिश कितनी होने वाली है। तो ये सारे कैसे पॉसिबल हुए हैं? कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। फिर इंडिया में अगर हम बात करें तो 1160 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं, नियरली 900 मिलियन इंटरनेट कनेक्शंस हैं। इवोल्यूशन अगर इसकी बात करें, जैसे हमने ट्रेन की बात की थी, तो सबसे पहले टेलीग्राफ थे, फिर टेलीफोन आए, फिर रेडियो, फिर टीवी, फिर इंटरनेट, फिर स्मार्टफोन्स, और अब 5G तक हम पहुंच गए हैं। जगदीश चंद्र बोस जो थे वो पायनियर थे वायरलेस ट्रांसमिशन इन इंडिया, उन्होंने शुरुआत की थी वायरलेस ट्रांसमिशन की। नाउ नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ये क्या है? सोसाइटी में पार्क्स, ये सोसाइटी के लिए ये सब चीजें होती हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, इस पूरी सोसाइटी के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं किस चीज में? एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलबींग में। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, कोई पब्लिक पार्क है, अब पब्लिक पार्क सरकार ने तो बना दिया, बहुत अच्छा काम किया कि ये इस एरिया के लोग हैं, इसमें आएंगे, शाम को घूमेंगे, बच्चे खेलेंगे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस पार्क को सेफ रखना, साफ सुथरा रखना, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। सो हमें लिटरिंग नहीं करनी चाहिए। अवॉइड लिटरिंग मतलब इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को। आप देखते होंगे पार्क में जो डेस्क वगैरह रखे होते हैं, जो बेंचेस होते हैं, उसको लोग तोड़ देते हैं, या गलत तरीके से झूलों का यूज कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो ये सबको हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको संभाल के रखें। रिपोर्ट करना चाहिए अगर कोई ब्रोकन रोड है या स्ट्रीट लाइट है, तो फैसिलिटीज जो दी गई हैं उसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, सस्टेनेबल मतलब कि ऐसी चीज जो अभी तो काम आ ही रही है लेकिन आगे भी काम आएगी। तो इसमें क्या है? सोलर एनर्जी का यूज करो, क्लीन मटेरियल्स यूज करो, डिजेबल फ्रेंडली डिजाइन, जैसे एस्केलेटर वगैरह है, तो हम तो चढ़ जाते हैं सीढ़ियां, लेकिन जो लोग चढ़ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो ऐसे रास्ते बने होने चाहिए जिसपे वो आसानी से व्हील चेयर वगैरह के थ्रू चढ़ पाए, है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सस्टेनेबल होंगे, मतलब आज भी हम यूज कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी जो लोग हैं वो यूज कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने किताब लिखी है उसमें लिखा गया है कि प्रॉपर रोड प्लानिंग, रोड की चौड़ाई अलग अलग दी गई है, मेंटेनेंस रूल्स बताए गए हैं, उसमें फाइन रखे गए हैं अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है। तो ये दिखाता है, दिस शोज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एग्जिस्टेड इवन इन एंशिएंट इंडिया। ये बताता है कि प्राचीन समय में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हुआ करती थी। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, विच हाईवे इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? NH22, NH27, NH44, NH1, NH7, NH44। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और 4112 किलोमीटर इसकी लेंथ है। रेलवे कब शुरू हुई इंडिया में? 1900, 1947, 1853 या 1876? देखो ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है 1953, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तो 1853 है तो आप ये मार्क कर दोगे। ओके, सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1853 टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल। एक और देख लेते हैं MCQ। सो मेट्रो ट्रेन मेनली हेल्प करती है किस चीज में? इंक्रीज करने में पोल्यूशन, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, स्लोइंग डाउन ट्रेवल, या इंक्रीजिंग
फ्यूल यूजेस, तो रिड्यूस करने में ट्रैफिक के कंजेशन को, ओके। मेट्रो ट्रेन रिड्यूस रोड ट्रैफिक एंड लोअर पोल्यूशन। देन टीईयू इज यूज्ड टू एयर टू मेजर, क्या नापने के लिए टीईयू यूज होता है? पोर्ट कार्गो कैपेसिटी को नापने के लिए। टीईयू मेजर्स द कंटेनर कैपेसिटी हैंडल एट पोर्ट, ओके। नाउ एक और देख लेते हैं। सो फिफ्थ है, इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एयरपोर्ट्स? अभी 2025 तक कितने हैं? 159 एयरपोर्ट्स एज मेंशन इन द चैप्टर। अब हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, सो फर्स्ट है, व्हाट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारे आते हैं। फिर नेम वन बेनिफिट ऑफ हाईवे। हाईवे की क्या बेनिफिट है? हाईवेज रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज। देन व्हेन वर रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। नाउ व्हाट डज टीईयू स्टैंड फॉर? टीईयू स्टैंड फॉर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। अब 3 मार्क वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, फर्स्ट है, व्हाई इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स? तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स फार्मर्स ट्रांसपोर्ट क्रॉप्स क्विकली टू मार्केट्स। आसानी से अगर रोड्स वगैरह अच्छे हैं तो फार्मर्स जो है अपने जो भी फसल है उसको मार्केट्स तक पहुंचा सकते हैं। इरिगेशन और कोल्ड स्टोरेज की जो सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और वेस्टेज रिड्यूस होता है। 4 मार्क वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताने हैं तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के बिटवीन में, सपोर्ट करते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सिटीजन की उसको इंप्रूव करते हैं, ओके। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। बैंक्स एंड द मैजिक ऑफ फाइनेंस। तो आई होप ये चैप्टर आपने देखा होगा, इसका चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी पूरा बना चुकी हूं मैं। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। सो नोट्स में सबसे पहले अब आती है बारी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अब है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये किसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर? बैंक्स, पेमेंट सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंशियल, ये मनी को ट्रांसफर करने में, सेविंग प्रमोट करने में, लोन प्रोवाइड करने में, बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट करने में, गवर्नमेंट के फंड जो फंडिंग एक्टिविटीज है उसको, है ना, तो ये सारी चीजों में हेल्प करता है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज एटसेट्रा। तो जब हमारे पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, गवर्नमेंट को फंड चाहिए या किसी बिजनेस को फंड चाहिए, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा रोड, रेलवे, ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट कर, पैसा कहां से आएगा? तो ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें रोल प्ले करता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। नाउ बैंक क्या होता है? सो अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। लोगों से वो पैसा लेता है, उनके पैसे को संभाल कर रखता है सेफ तरीके से। अब वो पैसा बैंक में आ गया, बैंक उन्हीं पैसों में से लोन देता है लोगों को, ठीक है, ये डिपॉजिट हो गया। अब इसी में से लोन देगा लोगों को, है ना। अब फैसिलिटेट पेमेंट्स, और पेमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। मैंने किसी से लोन लिया, अब उस व्यक्ति को मैंने चेक साइन करके दे दिया, तो कि जाओ आप मेरे अकाउंट ये चेक जमा कर देना, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये चेक लेके बैंक में ही तो जाएगा। तो बैंक ये भी काम करती है। बैंक कनेक्ट करती है किनको? सेवर्स को, अभी मैंने बताया, जो डिपॉजिट कर रहे हैं अपना पैसा उनको, और जो लोन जिनको चाहिए यानी बोरोवर्स को, लोन सीकर्स को, है ना। टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो हमने देखा था 3 तरीके के बैंक होते हैं। सेविंग अकाउंट, इट मेंट फॉर इंडिविजुअल, ऐसे व्यक्ति जो अपने पैसे सेव करना चाहते हैं। नॉर्मल अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, आप लिमिटेड विड्रॉल्स कर सकते हैं। एनकरेज सेविंग हैबिट, इससे आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। दूसरा होता है करेंट अकाउंट, ये बिजनेस या ट्रेडर्स के लिए होता है, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता आप इसमें पैसा रख रहे हो तो, लेकिन इसमें सुविधा होती है कि आप अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, पैसा जितना चाहे उतना निकाल सकते हो, जितना चाहे उतना पैसा डाल सकते हो। तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट, ये क्या होता है? इसमें आपने एक बार पैसा डिपॉजिट किया वन टाइम, आप फिक्स पीरियड के लिए कर सकते हो, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना। इसमें आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट एंड कैन नॉट विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी। लेकिन जब टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है उससे पहले आप निकाल नहीं सकते, है ना, विद पेनल्टी। और अगर आप निकाल रहे तो कुछ पेनल्टी वगैरह लगते हैं, उसके साथ आप पैसे निकाल सकते हैं, ओके। नाउ इंटरेस्ट क्या होता है? अभी मैंने बोला सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब आप बैंक के पास अपना पैसा रखते हो, एक्स्ट्रा मनी ऑन सेविंग, उस पैसे पे, आपकी सेविंग पे बैंक कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है आपको थोड़े समय बाद, कि क्योंकि बैंक उस पैसे को यूज कर रही है ना, सो एक्स्ट्रा मनी आप
और जिसने लोन लिया है वो भी एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, बैंक को ब्याज देना पड़ता है, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसे परसेंटेज फॉर्म में कहते हैं। जैसे 1,000 पे 6% इंटरेस्ट है, तो 1,000 का 60%, 6% है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 10 बचा, 10 इंटू 6, 60 रुपीज आपको ब्याज मिल रहा है साल में, अगर आपने 1,000 रुपए जमा करके रखे हैं बैंक में तो। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, जैसे 1,000 रुपए आपने जमा किए तो इस पे 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, ये 1,000 रुपए ही रखोगे, ठीक है, और 60-60 रुपए आपको हर साल मिल रहे हैं। तो इंटरेस्ट अर्न और प्रीवियस इंटरेस्ट, तो ये जो मैंने बोला कि हर साल 60-60 रुपए मिल रहे हैं, ये होता है नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपने 1,000 जमा किए, अगले साल आपको कितना ब्याज मिला, 60 रुपए, है ना। तो अब आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए, 1,060 रुपए टोटल, 1,060 रुपए टोटल। तो अब नेक्स्ट ईयर आपको 1,000 का 6% नहीं मिलेगा, इसका 6% मिलेगा, है ना। ब्याज भी इंक्लूड हो गया, तो इंटरेस्ट जो प्रीवियस इंटरेस्ट था वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, इस पे भी इंटरेस्ट मिलता है। इससे पैसा जल्दी फास्ट होता है, ग्रो होता है ओवर टाइम। लॉन्ग टर्म सेविंग ग्रो सिग्निफिकेंटली ड्यू टू कंपाउंडिंग। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था चेस बोर्ड का एग्जाम्पल, स्टोरी ऑफ चेस बोर्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक राजा प्रॉमिस करता है कि चावल के दाने, मतलब चेस बोर्ड में जितने भी बॉक्सेस हैं, तो कहता है कि एक बॉक्स पे एक चावल का दाना, दूसरे पे इसका डबल 2, फिर तीसरे पे इसका डबल यानी 4, तो ऐसे आप रख दो, बस मुझे इतने ही हर ईच स्क्वायर बॉक्स पे आपको डबल करना है। तो अमाउंट आप देखोगे लास्ट में चावल जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बाय लास्ट स्क्वायर नंबर बिकेम ह्यूज। तो इससे लेसन क्या है कि स्मॉल ग्रोथ मल्टीप्लाइड रिपीटेडली बिकम्स वेरी लार्ज। नाउ सेवेंथ है इसमें फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के क्या क्या फंक्शन है, तो पहला हमने देखा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मनी को सेफ रखते हैं, ब्याज देते हैं और सेविंग को एनकरेज करते हैं। और हमने देखा एक तरफ कि वो उसी पैसे में से लोन भी प्रोवाइड करते हैं, पैसे पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, गाड़ियां वगैरह, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन भी देते हैं। बैंक क्या करते हैं, लोअर इंटरेस्ट देते हैं डिपॉजिटर को। जिस डिपॉजिटर ने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक उनको ब्याज तो दे रही है लेकिन कम दे रही है, और जिसने लोन लिया बैंक से तो उससे बैंक कितना ब्याज ले रही है, ज्यादा ब्याज ले रही है। तो इस ज्यादा ब्याज और कम ब्याज के बीच में मान लो बैंक इसको दे रही है 6 रुपए, ठीक है, और इसको दे रही है 8, इससे ले रही है 8 रुपए, तो जितना डिफरेंस आया, 2 रुपए डिफरेंस आया ना, तो वही बैंक की कमाई होती है। चार्ज हायर इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स, बोरोवर्स यानी जिसने लोन लिया उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना। तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपए, ये क्या है, बैंक की इनकम होती है। मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं डिटेल में। नाउ जनधन योजना जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की 2014 में लॉन्च हुआ है, इसका एम है कि एक बैंक अकाउंट हर सिटीजन के पास हो। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस आपको रखने की जरूरत नहीं है। लो इनकम फैमिलीज को ये हेल्प करता है। डायरेक्ट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट के सुविधाएं हैं, वेजेस है, स्कॉलरशिप है, इसमें डायरेक्टली आ जाते हैं, और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब अब गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी अकाउंट है, वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, तो इस तरीके से ना। नाइन्थ है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है वो भी क्या ऑफर करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो ये स्कीम्स जो है फाइनेंस से रिलेटेड ही है, जो पोस्ट ऑफिस भी हमें प्रोवाइड करती है। फिर आता है एक नबार्ड। नबार्ड क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण एरिया है, गांव के एरिया उसको सपोर्ट करते हैं, इरिगेशन की जो सिंचाई वगैरह है उसको फंड करते हैं, विलेज में कोई इंडस्ट्री बन रही है छोटे लेवल की तो उसको सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कौन चलाता है, तो सेंट्रल बैंक जो है इंडिया की, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फंक्शन क्या है, सारे बैंक को सुपरवाइज करना, मतलब उनके कामकाज को देखना, प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना करेंसी जो भी है, फिक्स करना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक ऐसा नहीं है कि किसी को भी कितना भी ब्याज देगी और किसी से भी कितना भी लोन पे ब्याज लेगी, नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है, और आरबीआई को अगर कोई बैंक खतरे में है तो आरबीआई उसकी मदद करेगी। इसीलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकर टू बैंक्स, बैंक्स के भी बैंक, है ना। इंश्योर स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है पेमेंट मेथड, ये नेक्स्ट टॉपिक था, देख लेते हैं इसके बारे में। उसमें हमने देखा था कि पेमेंट हम किस तरीके से किसी को पैसे पे कर सकते हैं, या हमें अपने कैश को निकालना है, विड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो कैश विड्रॉल मतलब जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट किया, अगर कभी हमें जरूरी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो विड्रॉल की एक स्लिप होती है, बैंक आपको देती है, उसे फिल करते हैं, या फिर एटीएम के थ्रू, आप डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं, इसमें पिन की जरूरत होती है, या फिर चेक के थ्रू, आपने एक पेपर पे साइन करके दिया, चेक होता है एक
बैंक देती है सभी अकाउंट होल्डर को। सो पेपर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें साइन की जरूरत होती है और इसमें प्रोसेस होने में टाइम लगता है। डेबिट कार्ड एंड पीओएस जैसे इंस्टेंट पेमेंट आप देखते होंगे शॉप वगैरह में यूज होता है कि आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, पिन एंटर करते हैं और पेमेंट हो जाती है, तो ये फास्ट वर्क करता है। इंटरनेट बैंकिंग जिससे हम ऑनलाइन फंड वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं, चेक कर सकते हैं बैलेंस को, अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं ट्रांजेक्शन की कि हमने किसको कितना पेमेंट किया। नाउ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें क्या होता है इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है। इसमें क्यूआर कोड को हम यूज करके, मोबाइल नंबर को यूज करके पेमेंट करते हैं। इसमें भी यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है। ये फास्ट होता है, सिक्योर होता है, कन्वीनियंट होता है और इंटरनेशनल लेवल पे ये यूज किया जाता है। स्टॉक मार्केट के बारे में फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा था। इसमें क्या होता है शेयर, जैसे कोई कंपनी है, मैंने वहां पर एग्जाम्पल टाटा का दिया था या आई डोंट नो अमूल का दिया था शायद। तो इसमें क्या है, मान लो 50 रुपए इस कंपनी की टोटल वैल्यू है, तो इसमें कंपनी क्या करेगी, 5 लोगों को उसने रख लिया, ठीक है, तो 5 लोगों ने 10-10 रुपए मिलाए। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। मान लो कि इस 5 में से 25 रुपए तो कंपनी के खुद के हैं, ठीक है, टोटल नहीं 25 ले लेते हैं, 25 प्लस 25 है कि 25 तो कंपनी के खुद के हैं, बाकी के 25 रुपए कंपनी ने क्या किए हैं, ये 10-10 वाला एग्जाम्पल हटा दो, मैं सही से समझाती हूँ। कंपनी को सिर्फ 25 रुपए में नहीं बन रही है कंपनी, तो और पैसे चाहिए, तो 25 रुपए और कंपनी ने कहां से लगाए ये टोटल 50 बनाने के लिए, ये 5 लोगों से 5-5 रुपए ले लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, कंपनी के पास 50% शेयर है, मतलब 25 आधा हिस्सा कंपनी का है, इसलिए कंपनी किसकी होगी, इस ओनर की जिसकी ये कंपनी है। बाकी के जो पैसे इसने इनसे लिए हैं, तो इस पैसे में क्या हो गया, मेरा, मान लो ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो ये मेरा भी शेयर इस कंपनी में है। भाई तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो जितना मेरा शेयर है उसके हिसाब से मुझे भी प्रॉफिट का हिस्सा दो, मुझे भी ब्याज इंटरेस्ट दो या डिविडेंड दो, ठीक है। ऐसे ये भी व्यक्ति कहेगा, ये भी व्यक्ति, ये भी व्यक्ति, ये भी व्यक्ति, तो इन सबका इस कंपनी में क्या हो गया, शेयर हो गया, हमने इसका एक हिस्सा खरीद लिया है, शेयर, ठीक। सो यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, शेयर होल्डर बिकम पार्ट ओनर। अब हम लोग क्या बन गए, ये 5 व्यक्ति क्या बन गए, इस कंपनी के पार्ट ओनर बन गए, हमारा भी पार्ट इसकी कंपनी में है, तो अब अकेला ओनर नहीं है, हम भी पार्ट ओनर है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट जहां पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम्पल दिया था। फिर जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, हमने शेयर खरीदा, 5-5 रुपए का खरीदा, अब मान लो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, टैक्स का रेट चेंज हुआ है, वॉर हो रही है किसी कंट्री में, इकोनॉमिक कोई शॉक लग गया, तो इस वजह से प्राइस जो है कंपनी के ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। उसी हिसाब से जो शेयर होल्डर है उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ओके। फाइनेंशियल फ्रॉड, कि फ्रॉड कब होता है, जब लोग अपने ओटीपी को शेयर कर दे, फेक कॉल को रिसीव करते हैं, फिर वो जैसा बोले वैसा अगर आप कर रहे हो तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अननोन लिंक पे अगर आप क्लिक कर रहे हो, तो प्रिवेंशन के क्या तरीके, कि अपने ओटीपी को कभी शेयर ना करें, अपने पिन को कभी शेयर ना करें, अवॉइड करें, अननोन लिंक्स को पे क्लिक ना करें, और अगर फ्रॉड हो जाता है तो इमीडिएटली साइबर क्राइम जो है उसमें जाके आपको रिपोर्ट करना चाहिए, ओके। हमने चैप्टर देख लिया, अब 1 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बैंक मेनली कलेक्ट्स मनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, डिपॉजिट, टैक्स, बॉन्ड्स, तो डिपॉजिट के फॉर्म में मनी कलेक्ट करती है बैंक। फिर विच अकाउंट गिव्स हायर इंटरेस्ट, इसमें किसमें ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, पिछले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1935 में। फिर एक और देख लेते हैं, यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन 2016, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब 2 मार्क वाला देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये नेटवर्क होता है बैंक का, पेमेंट सिस्टम का, स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ये हेल्प करता है स्मूथ ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी इन इकोनॉमी। सेविंग अकाउंट्स, ये बैंक अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल्स के जो पैसे सेव करने में हेल्प करते हैं, इस पे ब्याज भी मिलता है और लिमिटेड विड्रॉल्स इसमें होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एंड द प्रीवियस इंटरेस्ट, ये मनी को ग्रो करने में फास्टली हेल्प करते हैं। नाउ 3 मार्क्स वाले देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी, तो बैंक एनकरेज करते हैं सेविंग अमंग द पीपल, दे प्रोवाइड लोन्स फॉर बिजनेस एंड पर्सनल नीड्स, दे हेल्प इन स्मूथ ट्रांसफर ऑफ मनी। सेकंड है डिफरेंशिएट करना है सेविंग और करंट अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट में आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है, करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है। करंट अकाउंट अलाउज अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन। अब 4 मार्क्स वाला 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। Yes, explain the concept of financial infrastructure and
इट्स इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है बैंक, पेमेंट सिस्टम, स्टॉक मार्केट। ये स्मूथ फ्लो ऑफ मनी को अलाउ करते हैं और एनकरेज करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन का। बैंक के क्या फंक्शन है? तो डिपॉजिट लेना लोगों से, लोन देना इंडिविजुअल्स को और बिजनेस को, फैसिलिटेट करना पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर, एनकरेज करना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो विद द स्टूडेंट्स वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर सेकंड बुक ऑफ सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। क्लास 7 के दोनों बुक्स का वन शॉट रिविजन और या फिर हम कह सकते हैं कि मैराथन वीडियो कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो। पीडीएफ वगैरह चाहिए सैंपल पेपर्स के या प्रैक्टिस सेट के, सो प्लीज कनेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप, दोज आर पेड, सो प्लीज मैसेज accordingly. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.